Everyone. Good evening, everyone. So today we are having webinar with C. Arun Chhajar on the topic of changes that are happened in the 48 GST Council meeting. So today we will discuss about it. And now I request C. Sumit Garg to give a brief introduction about Arunji. Thank you, Pooja ji, for welcoming. And once again, welcome to Arun Chhajar ji, our own faculty, trainer and expert in the GST. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग, काफी सारे एजेंडा, काफी सारे पॉइंट आपको ऑलरेडी मालूम है। हम थोड़े उस पॉइंट के पीछे और बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करेंगे। विल सम अप द डिस्कशन बाय 45 मिनट्स अप्रॉक्स एंड देन वी कैन हैव द डिस्कशन। जो भी आपकी जीएसटीआर 99C या इसके अलावा कोई क्वेरी है तो हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। शैलेंद्र गुप्ता जी का पहला क्वेश्चन है कि आईटीसी ऑफ B6 टू बी सोन इन द 6M। आंसर इज नो। इसको डिफरेंस में रहने दीजिए एंड विल डिस्कस आफ्टर द एंड ऑफ द वेबिनार आफ्टर 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग। सबसे पहले अगर मैं रेट की बात करूं तो इसमें एक डाउट आया था, हस्क ऑफ पल्सेस, छिलका, जो चूरी, खांडा, जो टैक्सेबल है या नहीं है, ये 47 के कारण थोड़ा डाउट अराइज हो गया था। तो ये क्लैरिफिकेशन हो गया कि नहीं, इसके ऊपर टैक्स की रेट नील है। एथाइल अल्कोहल फॉर ब्लेंडिंग विद मोटर स्पिरिट, इसके ऊपर टैक्स की रेट को रिड्यूस किया 18 to 5। ये एथाइल जो ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, गवर्नमेंट इसको प्रमोट करना चाहती है क्योंकि कहीं ना कहीं उससे पेट्रोल का यूज थोड़ा कम होगा। हम पेट्रोल के लिए डिपेंडेंट है आउट ऑफ इंडिया पर, तो पेट्रोल के यूज को डिक्रीज करने के लिए एथाइल अल्कोहल के प्रोग्राम को प्रमोट करती है एंड दैट इज द रीजन द रेट हैज बीन डिक्रीज्ड। मेंथा ऑयल, वी ऑल नो दैट वाज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड एक मेंथा एर्वेनेसिस इस आइटम को भी रिवर्स चार्ज में लेके आया है। राब सलावत, तो ये क्या होता है, मतलब गुड़ जिसको हम कहते हैं ना कि गुड़ जो लिक्विड फॉर्म में होता है या सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है उसको हम राब सलावत कहते हैं। इसके ऊपर टैक्स की रेट 18%, नॉट एडवाइजेबल। ये सही डिसीजन नहीं लग रहा प्राइम ऑफ एसी, बट यस ऐसा है। अगर सॉलिड फॉर्म है जिसको हम गुड़ कहते हैं वो एग्जेम्प्ट है जीएसटी में, तो लिक्विड या सेमी लिक्विड फॉर्म इसके ऊपर 18% टैक्स लगाना ठीक नहीं है। बट यस, दिस वाज द क्लैरिफिकेशन और वन ऑफ द आइटम ऑफ द 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग। फ्रायम और पापड़ एक बहुत बहस का मुद्दा होता है कि फ्रायम के ऊपर क्या टैक्स की रेट होगी और पापड़ के ऊपर क्या टैक्स की रेट होगी। ठीक है, क्या फ्रायम को पापड़ माना जाए या अलग तरीके से ट्रीट करा जाए? तो इन्होंने एक अलग तरीके से ट्रीट करते हुए इसके ऊपर टैक्स की रेट 18% क्लैरिफाई की है। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन, जो मोटर व्हीकल है, ठीक है, कौन सा मोटर व्हीकल? SUV +3 कंडीशन। देखो ये कोई नया एजेंडा और नया कोई रेट नहीं है, ये ऑलरेडी नोटिफाइड हो चुका है, सिर्फ क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है। क्या क्लैरिफिकेशन? SUV +3 कंडीशन, अगर चारों कंडीशन सैटिस्फाइड होती है तो उसके ऊपर कंपनसेशन सेस जो बहुत पहले 15 था जिसको 22 कर दिया, वो 22 होगा कब? जब चारों कंडीशन सैटिस्फाइड होती है। डाउट ये आता था कि अगर कोई मोटर व्हीकल जो SUV तो नहीं है बट मान लो उसकी कैपेसिटी 1500 सीसी से ज्यादा है और 4000 mm से ज्यादा उसकी लेंथ है और 170 mm या अबव ग्राउंड क्लियरेंस है, तो क्या ऐसे मोटर व्हीकल पर 22% कंपनसेशन सेस होगा या रिड्यूस्ड रेट होगा? तो ये उन्होंने कहा कि उस व्हीकल का SUV होना जरूरी है एंड ऑल द 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो 22%, अदरवाइज पहले वाला जो कंपनसेशन रिड्यूस वाला है वही अप्लाई होगा। पेट्रोलियम ऑपरेशन, मतलब अगर एक नोटिफिकेशन है 3/2017 जो पेट्रोलियम के रिगार्ड में एप्लीकेबल होता है कि अगर मैं बाहर से इंपोर्ट करता हूं, ठीक है, और वो अगर कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करता हूं और वो प्रोडक्ट पेट्रोलियम ऑपरेशन के लिए यूज होता है तो उसके ऊपर नोटिफिकेशन 3/2017 के कारण 5% टैक्स रेट थी जिसको 12 कर दिया। अब डाउट ये आया, मान लो कोई प्रोडक्ट ड्यूल यूज का है, लेट्स से कि कोई एक प्रोडक्ट है जिसको मैं इंपोर्ट करता हूं, वो पेट्रोलियम के लिए भी यूज होता है, अदर देन पेट्रोलियम के लिए भी यूज होता है, और उसका टैक्स रेट नोटिफिकेशन 1/2017 में वो 5% है। तो क्या जो हमने अमेंडमेंट किया था पेट्रोलियम ऑपरेशन के लिए प्रोडक्ट की रेट का 5 से 12,
तो अगर उसका मैं इंपोर्ट करता हूं जो ड्यूल यूजेस का है, उसके ऊपर 5 लगेगा या 12, दे हैव क्लैरिफाइड 12% वुड बी द रेट। दिस पॉइंट हैज बीन क्लैरिफाइड और एक दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट भी था। इसके बाद में ये बात है, अगर मैं प्रोप्राइटर हूं या मेरी पार्टनरशिप फर्म है, लेकिन मैं अपने रहने के लिए कोई अगर घर लेता हूं, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर माय ओन पर्पज, मैं एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी बिजनेस पर्पज के लिए बात नहीं कर रहा हूं, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टेकन फॉर माय ओन रेजिडेंस वुड बी नो आरसीएम। भीम यूपीआई के ट्रांजैक्शन को, डेबिट कार्ड के, रुपे डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन को प्रमोट करना चाहती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि बैंकों को हम इंसेंटिव देंगे एंड प्लस ये किस फॉर्म में देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम सब्सिडी के नेचर में देंगे। एंड जैसे मैं सब्सिडी कहता हूं तो ट्रांजैक्शन 15 सबसेक्शन 2 के कारण ये वैल्यू से एक्सक्लूड हो जाता है एंड देयरफॉर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी। डीक्रिमिनलाइजेशन, यहां पे 3 बातें इंपॉर्टेंट है। क्या डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? अगर मैं जीएसटी लॉ की तरफ देखता हूं तो सेक्शन 132 एक ऐसा सेक्शन है जो क्रिमिनलाइजेशन की बात करता है, मतलब क्रिमिनल ऑफेंस की बात करता है। 132 में मल्टीपल कैटेगरी के ऑफेंसेज हैं, वहां पे इन्होंने 3 ऑफेंस को पिक किया और ओमिट किया कि अगर आप जीएसटी ऑफिसर को प्रिवेंट करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, मटेरियल एविडेंस को टेम्पर करते हैं, और तीसरा, अगर जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो सप्लाई नहीं करते हैं। अभी ये सेक्शन 132 में सबसेक्शन 1 में क्लॉज जी, क्लॉज जे और क्लॉज के में कवर्ड है। तो अब क्या होगा, मतलब ये क्रिमिनल ऑफेंस आज की तारीख में है, तो कहने का मतलब क्या होगा, ये 3 क्रिमिनल ऑफेंस ओमिट हो जाएंगे। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि दीज आर ऑलरेडी कवर्ड इन द आईपीसी। अगर मैं इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करूं या आईपीसी की बात करूं, ये आईपीसी में ऑलरेडी क्रिमिनल ऑफेंस है, तो ड्यूल कैटेगरी का हो गया। इसके लिए यहां से क्रिमिनल से हटा दिया, ऑलरेडी क्रिमिनल है तो वहां पे वो सजा का हकदार होगा, पहला। दूसरा, कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? अगर कोई पर्सन इंप्रिजनमेंट से बचना चाहता है तो वो क्या कर सकता है? कंपाउंडिंग में जा सकता है। सेक्शन 138 में इसका प्रावधान है। अब इसका प्रावधान, मैंने सभी को म्यूट किया, अगर किसी को बात डिस्कशन करना होगा लास्ट में तो अपना रेज कर देंगे हैंड और मैं अनम्यूट कर दूंगा, अभी अदरवाइज डिस्टर्बेंस थोड़ा सा ज्यादा होगा। अभी तीसरी, अगर मैं दूसरी बात करूं कि कंपाउंडिंग की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं कंपाउंडिंग में जाना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऑफेंस किया और मैं कंपाउंडिंग में जाना चाहता हूं, तो 138 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है? 50% मिनिमम एंड मैक्सिमम 150% ऑफ द टैक्स होगा। मतलब मैं टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी तो दूंगा, एडिशनल कंपाउंडिंग फीस दूंगा विच इज बेयर मिनिमम 50, मैक्सिमम 150। तो ये थोड़ा सा क्या है, मतलब प्रैक्टिकली नहीं लग रहा कि भाई क्यों मैं दूंगा इतना, एंड दैट इज द रीजन दे हैव रिड्यूस्ड द रेट कि 50 की जगह 25 लगेगा और अपर कैप 100% होगी। याद रखना कि टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी तो देना ही होगा और साथ में कंपाउंडिंग फीस देनी है टू अवॉइड द इंप्रिजनमेंट। और तीसरा, डिक्रिमिनलाइजेशन में तीसरा चेंज क्या हुआ? अगर मैं सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 पहले 4 कैटेगरी के ऑफेंस को बात करूं, अगर उसमें अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करोड़ है, 2 करोड़ से ज्यादा है या 5 करोड़ से ज्यादा है, तो जीएसटी में एक सेक्शन 69 है, करेक्ट? तो 69 क्या कहता है? उसकी डायरेक्ट अरेस्ट की जा सकती है ऐसे पर्सन की इवन ड्यूरिंग द ट्रायल। मतलब मैं कंक्लूडिंग का वेट नहीं करूंगा, ऑफिसर कैन डायरेक्टली अरेस्ट। तो अब अगर मैं वापस 132 में जाता हूं तो वहां पे ग्रेटर देन 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक 1 साल की इंप्रिजनमेंट है, 2 करोड़ से ज्यादा अलग स्लैब है, 5 करोड़ से ज्यादा अलग स्लैब है। तो कहीं ना कहीं इनको ये लगता था कि भाई सेक्शन 69 2 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है, 132 1 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों को मैच कर दिया। क्या मैच किया कि 132 में जो स्लैब है ना 1 करोड़ से 2 करोड़, उसको खत्म कर दिया। लेकिन एक केस में ये आज भी एप्लीकेबल है जो फेक इनवॉइस में इन्वॉल्व है,
उस कैटेगरी में, उसको हटा के बाकी के केस में 132 का जो स्लैब है 1 to 2 करोड़ वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम आते हैं रिफंड ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये बहुत बढ़िया चेंज है। अगर मैं सभी पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन पूछूं, क्या जीएसटी में अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड ले सकता है? आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन टू ऑल द पार्टिसिपेंट, क्या जीएसटी में अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड ले सकता है? मेरा एक सिंपल क्वेश्चन आपसे, क्या जीएसटी में अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड ले सकता है? आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू गिव द रिप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है या नहीं, इसका डिस्कशन करते हैं। द आंसर वुड बी यस। रीजन क्या है? अगर मैं सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 में जाता हूं, वो वर्ड स्टार्ट होता है एनी पर्सन कैन टेक द रिफंड ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट। इसका मतलब जीएसटी का प्रोविजन हमें रेस्ट्रिक्ट नहीं करता। जीएसटी इज ग्रांटिंग, अलाउइंग द रिफंड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। 54 सबसेक्शन 1 में द वर्ड हो रहा है एनी पर्सन। अब मैं आता हूं 54 सबसेक्शन 8 में, वो क्या कहता है कि अगर भाई उन्होंने कुछ कैटेगरी दी है कि इस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हो तो रिफंड इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड, जो 54(5) में लिखा गया है, आपको क्रेडिट हो जाएगा, एप्लीकेंट को क्रेडिट हो जाएगा। वहां पे वो बात करता है अगर सप्लायर के अलावा, वहां पे कई कैटेगरी है, वहां पे लिखा गया है कि अगर कोई और पर्सन रिफंड लेता है देन वीक अदर देन सप्लायर तो ले सकता है। प्रोवाइडेड क्या होता है, एक अनजस्ट एनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब क्या है अनजस्ट एनरिचमेंट? कि मैं टैक्स का जो बर्डन है मैंने किसी और को पास ऑन नहीं किया। ये रिफंड के पूरी चैप्टर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, अनजस्ट एनरिचमेंट है। तो वहां मैंने 54(1) में देखा वर्ड एनी पर्सन है, 54(8) मुझे अलाउ करता है। अब आती है बात रिलीवेंट डेट की, जो कि एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 है। सेकेंड एक्सप्लेनेशन रिलीवेंट डेट की बात करता है। 54 सेक्शन 54 का जो एक्सप्लेनेशन है, जहां पे रिलीवेंट डेट की लिस्ट दी गई है, वहां पे वो क्या कहता है, अगर सप्लायर के अलावा कोई और पर्सन रिफंड लेता है तो उस केस में रिलीवेंट डेट क्या होगी? द डेट ऑन विच द गुड्स हैज बीन रिसीव्ड और सर्विस हैज बीन रिसीव्ड। ये बात है। अब देखो तीनों को कंबाइन करो, 54 सबसेक्शन 1 को, 54 सबसेक्शन 8 को और एक्सप्लेनेशन को, क्योंकि रिलेवेंट डेट तो वहीं से निकलेगी। ये प्रोविजन क्यों लाया गया समझिए पहले, ये एक्सप्लेनेशन क्यों दिया? मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैंने एक मान लो ग्रेटर नोएडा में घर खरीदा, अब वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा ड्यू टाइम के बाद में, और मैंने कोर्ट में अप्लाई किया कि भाई अब मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, कैंसिल चाहिए, और एज्यूम कर लो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल का अलाउंस था। कॉन्ट्रैक्ट अभी मैं स्क्रीन स्टॉप किए, मैं डिस्कशन कर रहा हूं आप लोगों के साथ, ठीक है, तो शेयरिंग स्टॉप है मेरी अभी। तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट में कैंसिलेशन का प्रावधान है, मैं ये एज्यूम करता हूं, मैंने कैंसिल किया, लेट से अगर मैंने कैंसिल किया विद इन द टाइम लिमिट ऑफ क्रेडिट नोट, मैंने बिल्डर को 10 लाख रुपए दिए और लेट से 5% जीएसटी दिया, टोटल मैंने 15 लाख रुपए दिए, 10,50,000, ठीक है। तो अब पॉइंट ये है, क्या वो मुझे 10-50 पूरा का पूरा रिफंड करेगा? ये डिपेंड करता है क्रेडिट नोट के टाइम लिमिट के ऊपर। उन्होंने मुझे टैक्स इनवॉइस इश्यू किया होगा, मैं एज्यूम करता हूं, मैं रिफंड वाउचर और रिसीट वाउचर के कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा, मैं अभी क्या कह रहा हूं, मैं मान लेता हूं कि मैंने उनको पे किया, उन्होंने मुझे टैक्स इनवॉइस इश्यू किया 10,50,000 का। नाउ आई लाइक टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं कैंसिल कर सकता हूं। अगर टाइम लिमिट क्रेडिट नोट की है तो वो मुझे 10-50 पूरा का पूरा दे देंगे। लेट से टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई तो क्या होगा, वो मुझे सिर्फ 10 लाख रिफंड करेंगे, क्या 50,000 वो रिफंड करेंगे? आंसर इज नो। तो ये 50,000 मुझे कहां से मिलेगा? गवर्नमेंट से मिलेगा। दिस 50,000 आई विल अप्लाई ऑन द जीएसटी पोर्टल टू टेक द रिफंड। एक उन्होंने एक एग्जांपल और दिया है कि लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है और वो अगर इन बिटवीन कैंसिल होता है, टाइम लिमिट टू इश्यू द क्रेडिट नोट अगर एक्सपायर नहीं हुआ है तो मुझे जो सप्लायर है वही क्रेडिट नोट देगा इंक्लूडिंग जीएसटी। अगर वो एक्सपायर हो गया
तो वो क्या होगा, साल खत्म होने के बाद जो टाइम लिमिट है उसके बाद अगर मैं कैंसिल करता हूं, इन दैट केस क्या होगा, मैं एप्लीकेशन फाइल करूंगा जीएसटी पोर्टल पर। मैं सबसे पहले अपने आप को अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, ठीक है। तो मैं जीएसटी पोर्टल पर फीचर अवेलेबल होगी एंड वेर इन अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन टेक द टेम्पररी रजिस्ट्रेशन एंड दे कैन अप्लाई द रिफंड. So this would be the entire feature. Correct? Any doubt? Please repeat once again. See, मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर टाइम लिमिट टू इशू द क्रेडिट नोट एक्सपायर नहीं हुआ तो जो भी सप्लायर है, चाहे बिल्डर का काम हो या इंश्योरेंस वाला एग्जांपल हो, द सप्लायर विल इश्यू द क्रेडिट नोट बाय चार्जिंग द जीएसटी. तो मुझे पूरा पैसा मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. टाइम लिमिट टू इश्यू द क्रेडिट नोट अगर एक्सपायर हो गया तो क्या होगा, then he will issue the credit note only for the taxable value and मैं जो टैक्स का पार्ट है मैं जाऊंगा गवर्नमेंट के पास रिफंड लेने के लिए जीएसटी पोर्टल पर. कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द टाइम लिमिट टू इश्यू द क्रेडिट नोट? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द टाइम लिमिट टू इश्यू द क्रेडिट नोट? What is the time limit to issue the credit note? What is the time limit to issue the credit note? चलिए सर, क्वेश्चन बहुत कैजुअली नहीं पूछ रहा हूं मैं, कुछ इसमें ट्विस्ट है इसलिए पूछ रहा हूं. कब तक मैं क्रेडिट नोट इश्यू कर सकता हूं, ये मेरा क्वेश्चन है. सैटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं है, सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई चाहिए मुझे. एक पार्टिसिपेंट ने मुझे सही जवाब दिया है, लेट्स से किसने सही जवाब दिया, विल डिस्कस. बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आज की तारीख में जो जीएसटी के प्रोविजन है मैं उसके लिए आपसे बात कर रहा हूं. सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 में क्या टाइम लिमिट है टू इश्यू द क्रेडिट नोट? What is the time limit to issue the credit note? 34 subsection 2 चेंज हो गया, ध्यान है ना? 34 subsection 2 has been changed. मेरा क्वेश्चन था कि टाइम लिमिट टू इश्यू द क्रेडिट नोट कब है? अगर 34(2) की बात करूं तो वहां पे लिखा गया 30th नवंबर और एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर. वो क्या चीज का है, इश्यू करने का, डिक्लेयर करने का? ट्राई टू अंडरस्टैंड. इश्यू करने की बात कर रहा है 34(2) या डिक्लेयर करने की बात कर रहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. 34(2) इश्यू करने की बात कर रहा है क्रेडिट नोट या टाइम लिमिट टू डिक्लेयर द क्रेडिट नोट की बात कर रहा है? डिफरेंशिएट कीजिए. वो कहता है कि आप क्रेडिट नोट डिक्लेयर कब तक करोगे? आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 30th नवंबर और एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर. इसका डिक्लेरेशन का टाइम है. कहने का मतलब क्या हुआ, मैं क्रेडिट नोट मैक्सिमम अक्टूबर के एंड तक इश्यू करूंगा, विच आई विल रिपोर्ट इन द GSTR1 इन द मंथ ऑफ नवंबर. ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द टाइम लिमिट टू इश्यू द क्रेडिट नोट, इट वुड बी अक्टूबर एंड, क्योंकि उसी को तो डिक्लेयर करोगे आप नवंबर में जो रिटर्न फाइल करोगे. सो 30th दिसंबर नहीं, 31st अक्टूबर वुड बी द लास्ट डेट. ई कॉमर्स फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, बहुत ये ऑलरेडी 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में अप्रूव हो चुका है. व्हाट वाज दैट कि अभी अगर मैं बात करूं दो प्रोविजंस, लेट्स से वापस मैं मेन स्क्रीन पर आता हूं. एक, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, क्या वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सप्लाई कर सकते? लेट मी आस्क फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन? सप्लाई ऑफ द गुड्स की बात कर रहा हूं, मैं रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहता, क्या लिमिट है? What is the threshold limit for taking the registration in case of the goods? The right answer is 40 lakhs. All are correct. The right answer is 40 lakhs. ठीक है, मैं इंट्रा की बात कर रहा हूं. करेक्ट, इंट्रा की बात कर रहा हूं. करेक्ट, रंजन जी बिल्कुल सही है कि IGST के लिए मैंडेटरी है. ठीक है, मैं इंट्रा की बात करूं 40 lakhs. लेकिन क्या मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सप्लाई कर सकता हूं?
Can I make the supply through e-commerce operator? The answer would be no. दूसरा बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, सेकंड बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, द आंसर इज नो. अश्विन ठक्कर जी, आंसर इज नो, कैन नॉट मेक द सप्लाई थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर, क्योंकि सेक्शन 24 क्लॉज 9 ये कहता है कि अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से. अगर आप सप्लाई कर रहे हो, अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं, मैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में रजिस्टर्ड नहीं करवा सकता फॉर सप्लाइंग द गुड्स, बिकॉज मैं जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हूं. ठीक है, सेक्शन 24 क्लॉज 9 एब्सोल्युटली करेक्ट. सिमिलरली कंपोजिशन डीलर, क्या वो सप्लाई कर सकता है थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर? आंसर इज नो. गुड्स और सर्विस दोनों नहीं कर सकता, या गुड्स नहीं कर सकता और सर्विस कर सकता है? क्या कॉम्बिनेशन है, थोड़ा बताइएगा. क्या सिर्फ गुड्स रेस्ट्रिक्टेड है या गुड्स और सर्विस दोनों रेस्ट्रिक्टेड है? मैं कंपोजिशन की बात कर रहा हूं, मैं कंपोजिशन की बात कर रहा हूं. चलिएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट. 10 सबसेक्शन 2 वो रेस्ट्रिक्शन देता है कि कंपोजिट डीलर, चाहे वो गुड्स की सप्लाई करो या सर्विस की सप्लाई करो, कैन नॉट मेक द सप्लाई थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर. वापस मैं आता हूं, नॉर्मल कैटेगरी में एक चीज छूट गई थी मेरे से. क्या सर्विस की सप्लाई कर सकता हूं थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर बिना रजिस्ट्रेशन? क्या मैं सर्विस की सप्लाई कर सकता हूं थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर बिना रजिस्ट्रेशन? क्या मैं सर्विस की सप्लाई कर सकता हूं थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर बिना रजिस्ट्रेशन? मैं रिपीट करता हूं, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, क्या मैं सर्विस की सप्लाई कर सकता हूं थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर बिना रजिस्ट्रेशन? द आंसर वुड बी 100% यस. एक नोटिफिकेशन आया था 65/2017, नवंबर 2017 का नोटिफिकेशन है. इसने कहा कि सर्विस प्रोवाइडर ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सप्लाई कर सकता है, कोई भी सर्विस हो, जब तक उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं करती तब तक वो सप्लाई कर सकता है बिना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिए हुए. ध्यान रखना, सेक्शन 24 सबसेक्शन क्लॉज 9 would not be applicable for service provider because of that notification 65/2017. वापस मैं आता हूं, तो अभी प्रॉब्लम मैंने 4 पूछा. रेगुलर डीलर है, क्या गुड्स की सप्लाई कर सकता है ई-कॉमर्स ऑपरेटर? नो. रेगुलर डीलर है, बिना रजिस्ट्रेशन लिए हुए सर्विस की सप्लाई कर सकता है? यस. कंपोजिशन डीलर है, क्या वो सप्लाई कर सकता है? नहीं, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो. अब 3 कैटेगरी को प्रॉब्लम है, इन 3 को अलाउ किया कि आप विद इन द स्टेट, इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सकते हो. आपको अगर रेगुलर कैटेगरी की बात करूं, रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं लेना जब तक आपकी थ्रेशोल्ड 40 को क्रॉस नहीं करती. और सिमिलरली कंपोजिशन वुड आल्सो बी अलाउड. अब क्या होगा, प्रावधान चेंज होंगे. टीसीएस सेक्शन 52 में एप्लीकेबल है, उसके प्रावधान को भी इनको चेंज करना पड़ेगा. और ये ट्रैकिंग किसको करनी पड़ेगी? ई-कॉमर्स ऑपरेटर को करनी पड़ेगी. पहले क्या था, 1 जनवरी 2023 से इनका प्लान था, लेकिन चूंकि ऐप डेवलप करना है, ईपीआई, बहुत सारी चीजें चेंजेस करनी है, तो इन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 23 वुड बी द लॉन्चिंग डेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन. अब एक शेड्यूल 3 क्या चीज है? व्हाट इज द शेड्यूल 3? व्हाट इज द शेड्यूल 3? सॉरी, आई एम आस्किंग लिटिल बिट क्वेश्चन. व्हाट इज द शेड्यूल 3? आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, मजा नहीं आ रहा. आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू गिव द रिप्लाई. आप लोग ऑलरेडी रीड कर चुके हैं 48. इसको समझिए, इस वेबिनार को समझिए कि रिवीजन है मेरा, ये रिवीजन हो रहा है अपना. ठीक है, माई रिक्वेस्ट वुड बी टू एवरीवन, प्लीज गिव द रिप्लाई इन द चैट. क्या है शेड्यूल 3? नेगेटिव लिस्ट, हाई सी सेल और ये सब. इनिशियल जब ये शेड्यूल 3 जब आया था जीएसटी, तब शेड्यूल 3 में कितनी एंट्री थी? टोटल 6. उसके बाद 2 एंट्री ऐड हुई, 7 and 8, 8A and 8B. एक तो मर्चेंट ट्रेडिंग वाला बात हो गया कि मैं नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से खरीद के नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में माल सेल करता हूं विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया. दूसरा, गुड्स बाहर से आया पर इंडिया में आने के पहले सी में था और हाई सीज में मैंने सेल कर दिया. और तीसरा कि गुड्स आया इंडिया में, वो कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में पड़ा हुआ है, मैंने अभी तक बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल नहीं की. ठीक है, इनबाउंड बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं की. तो इनबाउंड बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के पहले ही अगर मैं गुड्स की सप्लाई कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है.
जीएसटी नहीं लगेगा, ये पैरा 7 एंड पैरा 8A एंड 8B ने कहा। बट प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम आई कि एक्ट फाइनेंस एक्ट 2018 के माध्यम से ऐड हुआ और इसकी इफेक्टिव डेट नोटिफाई हुई 1 Feb 2019। प्रॉब्लम क्या है? जीएसटी ऑफिसर बोल रहे हैं कि 1 जुलाई से लेके 31 जनवरी तक जो भी सेल है, यू हैड टू पे द जीएसटी, बिकॉज ये तो 1 फरवरी से इफेक्टिव है। एंड दैट इज द रीजन कि उन्होंने इसको कहा कि ये रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबल होगा। सो इस मतलब रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबल होगा, तो इसके इस पीरियड में भी जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। 37(1) क्या प्रॉब्लम थी? रूल 37 सब रूल 1। एक मिनट रुकिएगा सीमा अरोड़ा जी, थोड़ा टाइम दीजिए, क्वेश्चन आंसर हम लोग आराम से लेंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए। कंप्लीट द डिस्कशन, 45 मिनट या 1 आवर लगेगा। विल कंप्लीट द डिस्कशन एंड देन मूव टू द क्वेश्चन आंसर, ठीक है। नॉन पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज, प्रॉब्लम थी रूल 37 सब रूल 1, अमेंड किया 1 अक्टूबर 2022 से, उन्होंने वर्ड प्रोपोर्शनेट रिमूव कर दिया सर, वर्ड प्रोपोर्शनेट रिमूव कर दिया। तो डाउट ये आया ट्रेड में कि अब अगर मैं पार्शियल पेमेंट कर देता हूं तब भी मुझे फुल आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अगर 180 डेज में पूरा पेमेंट नहीं करता, पार्शियल कर दिया, डू आई नीड टू रिवर्स फुल आईटीसी? क्यों ये डाउट अराइज हुआ? डाउट अराइज इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे वर्ड प्रोपोर्शनेट था, दैट हैज बीन ओमिटेड। द आंसर वुड बी ऑब्वियसली नो। और उन्होंने अभी ये कहा कि 37(1) का वर्ड जो प्रोपोर्शनेट है, उसमें आपको प्रोपोर्शनेट अगर आपने पे कर दिया तो यू नीड टू रिवर्स ओनली प्रोपोर्शनेट आईटीसी। ये जो अमेंडमेंट हम करेंगे इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई कर देंगे। एक नया बोलते हैं ना कि नया आईटीसी, रूल 37 कैपिटल ए, रूल 37 कैपिटल ए, आईटीसी लेना आने वाले टाइम में इतना टफ हो जाएगा ऐसा अपीयर हो रहा है। बट अभी क्या है कि रूल 37A वाज इंसर्टेड टू प्रिस्क्राइब द मैकेनिज्म। देखो ये ना 2-3 चीज के कारण है। देखो एक मैं छोटा सा एक ट्राइंगल बनाता हूं, 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी, ठीक है, उसके बाद में एक सेक्शन 41 सबसेक्शन 2, और तीसरा इसके लिए उन्होंने रूल 37A बनाया। ये क्या कहता है? 16 subsection 2 we all know that they are telling the condition to take the input tax credit, करेक्ट? वहां पे पहले 4 थी, उसके बाद 5 हुई और अब 6 कंडीशन है। अब इसमें क्लॉज सी क्या कहता है? द टैक्स हैज बीन पेड बाय द सप्लायर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। सेक्शन 41 सब्सटीट्यूट हुआ है, पहले जो 41 था वो पूरा का पूरा रिप्लेस हो गया। 41 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है? क्लेम, रिवर्स एंड रिक्लेम। एक बात सुनिएगा ध्यान से, क्या ये फंडा कहीं और भी है जीएसटी में? एक बार हम इसको नहीं पढ़ते, क्या ये फंडा ऑलरेडी कहीं है? क्लेम, रिवर्स एंड रिक्लेम। कैन एनीबडी टेल मी वेदर दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल एनीवेयर इन द जीएसटी एज ऑफ नाउ? आज की तारीख में क्या जीएसटी में ये प्रोविजन है कहीं पे, क्लेम, रिवर्स और रिक्लेम? द आंसर वुड बी यस, ऑलरेडी सर, 180 डेज वाला जो कॉन्सेप्ट है, 180 डेज वाला कॉन्सेप्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब इसमें मैं कह रहा हूं एक नया और कॉन्सेप्ट ऐड हो रहा है जिसमें भी ये सेम फंडा अप्लाई होगा, क्लेम, रिवर्स एंड रिक्लेम। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? यहां पे ये बात करता है पेमेंट टू सप्लायर बाय रिसिपिएंट, ठीक है, और ये जो बात करता है ये पेमेंट टू गवर्नमेंट, rather I should say tax payment to the government by the supplier। समझिए, मैंने माल परचेज किया या कोई सर्विस ली, मैं उसकी आईटीसी आराम से ले लूंगा। अगर वो टैक्स डिपॉजिट नहीं किया मैं रिवर्स करूंगा, जब भी टैक्स डिपॉजिट हो जाएगा उसको मैं रिक्लेम कर लूंगा। टैक्स डिपॉजिट किसने? सप्लायर ने
गवर्नमेंट को, उसकी बात हो रही है। अब पॉइंट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आज की तारीख में, मैं वापस मेन स्क्रीन पर आ रहा हूं, आज की तारीख में GSTR 1 and 3B, या मैं गवर्नमेंट के मैकेनिज्म की बात करूं, देयर इज नो सच मैकेनिज्म अवेलेबल बाय विच रिसिपिएंट वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड भाई टैक्स गवर्नमेंट को गया है या नहीं गया मेरे इनवॉइस पर। मैक्स टू मैक्स आई कैन अंडरस्टैंड कि ये सप्लायर ने 3B फाइल किया है या नहीं किया। मुझे ये नहीं मालूम कि उसने मेरे इनवॉइस का पेमेंट किया या नहीं किया। ब्रॉडली आई कैन अंडरस्टैंड दैट वेदर 3B हैज बीन फाइल्ड और नॉट। रिसेंटली फ्यू मंथ बैक उन्होंने एक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी ऐड किया है कि 3B में कितना % लाइबिलिटी डिपॉजिट किया है। बट अगेन प्रॉब्लम है कि मान लो कि सप्लायर ने GSTR 3B फाइल कर दिया और वहां पे 80% लाइबिलिटी पेड की बता रहा है, लेकिन अभी भी ये कंफर्मेशन नहीं है दोस्तों, अभी भी ये कंफर्मेशन नहीं है कि वो 20% में मेरा वाला इनवॉइस छोड़ा है या किसी और का इनवॉइस छोड़ा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? As of now, there is no mechanism by which I can say 16(2)(c), Section 41 and Rule 37 capital A all are redundant. Even Section 38, अभी 38 को भी चेंज किया था पीछे, all are redundant till the time the GST portal would not provide the mechanism. आगे आते हैं। रूल 108 और रूल 109 की बात हो रही है यहाँ पर। सबमिशन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, जहां पर पोर्टल पर आ रही है वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है, और जहां पर पोर्टल पर नहीं आ रही है वहां पे सेल्फ असेसमेंट, मतलब कि सेल्फ सर्टिफिकेशन की बात हो रही है। ये काफी ईज करेगा हमें। रूल 109C की अगर मैं बात करूं, अभी तक मैं जो अपील फाइल करता हूं उसको विड्रॉल नहीं कर सकता। लेट्स से मैंने अपील फाइल की है और उसमें कुछ मिस्टेक मुझे फाइल करते मालूम चल गई, तो नाउ देयर वुड बी द मैकेनिज्म टू विड्रॉ योर अपील एंड रीसबमिट। सिर्फ एक ही बार चांस मिलेगा विड्रॉल करने का, बार बार आप विड्रॉल और रीसबमिट नहीं कर सकते। नो क्लेम बोनस, ये इंश्योरेंस बिजनेस तक है, तो उन्होंने कहा कि नो क्लेम बोनस जो मुझे मिलता है दैट वुड बी द परमिजिबल डिडक्शन। लेट्स से कि मैंने लास्ट 5 साल में इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी क्लेम नहीं लिया और इस साल उसका प्रीमियम अमाउंट 15,000 है, लेट्स से -1500, क्या चीज का वो बोनस दे रही है, तो नेट मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 13,500 पे करना पड़ेगा। तो ये क्या परमिजिबल डिडक्शन है या नहीं है? क्या इंश्योरेंस कंपनी को ग्रॉस अमाउंट पर GST देना पड़ेगा, विच दे हैव क्लैरिफाइड। तो बेसिकली they will take the reference of the section 15 subsection 2 only, section 3 only, 15 subsection 3. DRC 03, ये सिमिलर अगर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, उसमें अगर किसी टैक्स पेयर की लाइबिलिटी को रिड्यूस किया है तो कॉरेस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी GST में भी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करूं TCS की, आज की तारीख में अगर आप रूल 12 सब रूल 3 को रीड करेंगे, वहां पे क्या है, TDS और TCS कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का पावर एप्लीकेंट के पास नहीं है। मैं TDS में रजिस्टर्ड हूं या TCS में रजिस्टर्ड हूं, अब मैं जानता हूं कि मेरा बिजनेस नहीं होने वाला या मेरे पर एप्लीकेबिलिटी नहीं है, क्या मैं कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूं? आंसर इज नो। मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है ऑफिसर के पास जाके एंड फिर वो इनिशिएट करता है। नाउ देयर वुड बी द फैसिलिटी टू अप्लाई द कैंसिलेशन बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ। एक 12 सबसेक्शन 8 का प्रोवाइजो है। 12(8) क्या कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर मैं सप्लायर एंड रिसिपिएंट बोथ इंडिया, ठीक है, बट मैं गुड्स डिलीवर कर रहा हूं आउट ऑफ इंडिया। आप लोगों ने भी सुना होगा, लेट्स से इसका क्विकली एक चार्ट बना लेते हैं, छोटा सा एक चार्ट बना लेते हैं, आपको प्रोविजन क्लियर हो जाएगा। लेट्स से ब्लू डार्ट कंपनी is registered in Delhi, ठीक है, and XYZ Limited is also registered in Delhi, both party दिल्ली में रजिस्टर्ड है। ब्लू डार्ट को XYZ ने कहा कि भाई ये पर्टिकुलर पैकेट है, प्लीज डिलीवर द सेम टू माय हेड ऑफिस लंदन। ये ब्लू डार्ट लंदन गुड्स डिलीवर कर देगा जिसका इनवॉइस XYZ को रेज होगा। क्वेश्चन नंबर 1 टू ऑल ऑफ यू, क्या ये ट्रांजेक्शन ब्लू डार्ट के हाथ में, क्या ये ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है? क्या ब्लू डार्ट के हाथ में ये ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है?
द आंसर वुड बी नो। इस ट्रांजेक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? इस ट्रांजेक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? According to the proviso to 12.8, proviso to 12.8, अच्छा एक चीज और बताइए बिफोर आंसरिंग क्वेश्चन नंबर 3, जब ये ब्लू डॉट इसके ऊपर टैक्स इनवॉइस इश्यू करेगा, C+S चार्ज करेगा या I चार्ज करेगा? Will it be C+S or IGST? Answer is IGST. Answer is IGST. रीजन क्या है? सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 में एक प्रोवाइजो इंसर्ट किया था 1 Feb 2019 को। इन्होंने कहा कि अगर गुड्स टू बी डिलीवर्ड आउट ऑफ इंडिया है तो प्लेस ऑफ द सप्लाई वुड बी द लोकेशन आउटसाइड इंडिया। इस एग्जांपल में प्लेस ऑफ सप्लाई लंदन है। सप्लायर दिल्ली में, प्लेस ऑफ सप्लाई लंदन, देयरफॉर to whom he is raising the invoice, the IGST would be there. He cannot charge C+S. But अब ये 12.8 को omit करने की बात कर रहे हैं। तो जब भी हमारा फाइनेंस एक्ट नया आएगा 2023, तो आपको दिखाई देगा कि 12.8 हट चुका है एंड उसकी जब भी इफेक्टिव डेट होगी उसके बाद में इस इनवॉइस पर C+S रेज होगा, IGST नहीं। आई होप इट इज क्लियर। हाँ, even if XYZ registered, then also I'm talking about XYZ is registered. देखो आप 12 सबसेक्शन 8 पढ़ोगे ना, तो उसमें ये जो प्रोवाइजो है ना, लोकेशन आउटसाइड इंडिया, अगर डिलीवर करता हूं आउटसाइड इंडिया तो अच्छा एक क्वेश्चन बीच में मैं लेता हूं, नॉट रिलेवेंट। एक क्वेश्चन मुझे बताइए कि सपोज करो सप्लायर रजिस्टर्ड है लेट्स से दिल्ली में, रिसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है लेट्स से मुंबई में, उस ट्रांजैक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई लेट्स से दिल्ली है, ये इस पार्टी को टैक्स इनवॉइस रेज करता है, पॉइंट टू बी नोटेड, टैक्स इनवॉइस रेज करता है। इसका कहना यह है कि आप मेरा जीएसटी नंबर मुंबई वाला इसके ऊपर आप दिखाओगे, तो ये ट्रांजैक्शन के ऊपर C+S चार्ज होगा या आई? एक बार बताना मुझे, इस ट्रांजैक्शन के ऊपर C+S चार्ज होगा या IGST? ग्रेट भाई, ट्रांजैक्शन इंटर है या इंट्रा, इसी के ऊपर डिपेंड करता है ना कि भाई ट्रांजैक्शन इंटर है या इंट्रा, इसी बात पर तो डिपेंड करता है ना कि भाई C+S चार्ज होगा या आई। इंटर और इंट्रा को डिसाइड कौन करता है? 7 इंटर को डिसाइड करता है और सेक्शन 8 इंट्रा को डिसाइड करता है। क्या कहते हैं? अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ द सप्लाई, इन दो चीज को देखना है, अगर सेम स्टेट में है तो वो ट्रांजैक्शन बन जाएगा इंट्रा, अलग अलग स्टेट में तो ट्रांजैक्शन इंटर। मैं ये बात क्यों पिक कर रहा हूं? क्योंकि पारस जी ने क्वेश्चन पूछा था कि रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तब भी याद रखना एक बात कि जब मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई मालूम चल जाती है किसी भी ट्रांजैक्शन की, तो रिसिपिएंट वुड बी इररिलेवेंट, किसी कहीं का भी हो, इंडिया का हो या इंडिया के बाहर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जो मेरा पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें डॉकेट कहां डिलीवर किया? डॉकेट कहां डिलीवर किया? आउट ऑफ इंडिया। तो सेक्शन 12.8 का जो प्रोवाइजो है वो कहता है कि डिलीवरी लोकेशन वुड बी द प्लेस ऑफ द सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन गया? प्लेस ऑफ सप्लाई बन गया लंदन। क्या ये दोनों एक ही स्टेट में? आंसर इज नो, देयरफॉर इट इज इंटर स्टेट एंड इट वुड बी IGST। अब क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा है, क्या ITC मिलेगा? क्या ITC मिलेगा? ये क्वेश्चन किसने पूछा? शायद आशीष गोयल ने पूछा है। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। द प्रॉब्लम इज एज ऑफ नाउ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन द GST व्हिच रेस्ट्रिक्ट द ITC। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना ये क्वेश्चन, ये भी एक सेपरेट डिस्कशन है बट मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं। आज की तारीख में क्या इस ट्रांजैक्शन पर ITC मिलेगा? 100% यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा रजिस्टर्ड ही नहीं हूं। स्टिल आई मीन सेइंग
मैं इस डिस्कशन को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं सर। मेरा पॉइंट क्या है, वेदर प्लेस ऑफ द सप्लाई वुड रेस्ट्रिक्ट द आईटीसी, वेदर प्लेस ऑफ द सप्लाई वुड रेस्ट्रिक्ट द आईटीसी। ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। एक मात्र एक ऐसी जगह है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे रेस्ट्रिक्शन है बिकॉज ऑफ द प्लेस ऑफ द सप्लाई। कहां पर? इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ द सप्लाई both are in state 1, both are in state 1 and recipient is in state 2। बिल्कुल सही कैच किया रंजन जी और अनुराग जी ने कि सिर्फ ये केस कैसा होता है। नॉर्मली अगर मैं बात करूं, जैसे मैं अगर होटल में गया तो मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं, होटल मुंबई में है और वही लोकेशन ऑफ सप्लायर और वही प्लेस ऑफ सप्लाई, ये रेस्ट्रिक्ट है। मेरे अभी एग्जाम्पल में अगर आप गौर करेंगे ना, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन स्टेट 1, प्लेस ऑफ द सप्लाई इज आउटसाइड दैट स्टेट, लेट्स से स्टेट 2 या नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट स्टेट 3। अगर ऐसा सिचुएशन है ना, तो याद रखिएगा ये आईटीसी अलाउड है, ब्लॉक नहीं है। ये बहुत एग्जांपल हो सकता है। लेट्स से एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं। मैं रजिस्टर्ड हूं दिल्ली में, आप रजिस्टर्ड है मुंबई में, ठीक है। आपकी एक प्रॉपर्टी हरियाणा में है, मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं और मैं इंटीरियर डेकोरेटर का काम करता हूं। Who am I? I am providing the interior decoration service. You are registered in Mumbai, I am registered in Delhi, और प्रॉपर्टी कहां पे है? हरियाणा में। मैंने इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस दी आपको, ठीक है। बिल किसको रेज करूंगा? आपको रेज करूंगा। कौन सा टैक्स रहूंगा? आईजीएसटी, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर, मैं डेकोरेटर हूं, मेरा सप्लाई का लोकेशन क्या हुआ? दैट दिल्ली। प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, तो दोनों अलग अलग स्टेट में मैं आईजीएसटी चार्ज करूंगा। उस आईजीएसटी का आपको आईटीसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना तो 8A में मोनिका अरोड़ा जी, और ना टेबल 2 जीएसटीआर 2A में, ना जीएसटीआर 2B में। इस ट्रांजेक्शन को आप देखिएगा, वहां रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये रेस्ट्रिक्शन कब है? मैं रिपीट करता हूं, ये रेस्ट्रिक्शन कब है? ये रेस्ट्रिक्शन सिर्फ इस केस में है जहां पे सप्लायर और प्लेस ऑफ द सप्लाई एक ही स्टेट में है और कस्टमर किसी दूसरे स्टेट में है, वहां पे सिर्फ रेस्ट्रिक्शन है। अगर मैं जीएसटीएन पोर्टल की बात करूं, तो जो इनका जो भी मुझे समझ में आता है अंडरस्टैंडिंग, तो इन्होंने रेस्ट्रिक्शन कैसे लगाया है? सप्लायर एंड प्लेस ऑफ द सप्लाई बोथ आर इन स्टेट 1 एंड कस्टमर इन स्टेट 2, वो आईटीसी वो ब्लॉक करते हैं। अगर मैं राइट साइड वाले एग्जांपल की बात करूं, जो मैंने अभी बताया कि 3 लोकेशन था, मैं दिल्ली में, प्रॉपर्टी हरियाणा में और कस्टमर मुंबई में, आई चार्ज होगा, आईटीसी मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। ये एक बहुत बड़ा टैक्स पेयर के बेनिफिशियल के लिए बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूं कि ये क्लैरिफिकेशन आने वाला है। मतलब ये थैंक गॉड कि उन्होंने अब 5 साल बाद उठाया है, भले ही 5 साल है लेकिन काफी टाइम ले लिया, लेकिन 5 साल बाद उठाया। देखो ये एक इनडायरेक्ट कंफर्मेशन है हमारी लॉ के इंटरप्रिटेशन की। सी, अगर मैं आप सभी से पूछूं, लेट्स से मैं स्टॉप कर रहा हूं शेयरिंग, लेट्स आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, कैन यू टेल मी व्हेन द जीएसटीआर 2A वाज ब्रॉट इनटू द लॉ? 2A जीएसटी लॉ में कब से आया? एग्जैक्ट डेट। जीएसटीआर 2A लॉ में कब से आया? 2A की बात कर रहा हूं, 2B की बात नहीं कर रहा मैं, तो अभी जीएसटीआर 2A की बात कर रहा हूं। आउट ऑफ 100 पार्टिसिपेंट सिर्फ 2-3 रिप्लाई, ये एक्सेप्टेबल नहीं है सर, ये एक्सेप्टेबल नहीं है सर। सर एंड मैडम एवरीवन, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जीएसटीआर 2A के कॉरेस्पॉन्डिंग रूल 36 सब रूल 4 है, वो कब आया पिक्चर में? वो आया 9 अक्टूबर 2019 को। क्या उसके पहले 17, 18 और 18, 19 अगर कोई एसएससी मैच करना चाहता है तो क्या लॉ में रेस्ट्रिक्शन था या लॉ में ऐसा प्रोविजन था कि आपको मैच करना है? आंसर इज नो, नो। बट अगर मैं लास्ट 2 साल की बात करूं, 3 साल की बात करूं, सिर्फ एक ऐसा नोटिस है जो पैन इंडिया सर्कुलेट होता है,
डिफरेंस बिटवीन 2A वर्सेस 3B। हर किसी को एक नोटिस तो कम से कम, किसी ने अगर जीएसटी में कुछ भी काम किया ना तो ये नोटिस जरूर देखा होगा। इट मे बी बाय वे ऑफ ASMT 10 और इट मे बी डायरेक्टली 73 DRC 01A देन 1 फाइनली। तो क्या मतलब हुआ इस बात का कि अगर 9 अक्टूबर 2019 के पहले लॉ में नहीं था तो ये मुझे कैसे नोटिस भेज सकते हैं? The point is now they are accepting, probably it giving the hint. कैसा सर्कुलर आएगा हमें मालूम नहीं है, बट दे आर गिविंग द हिंट कि 17-18 और 18-19 के मिसमैच के लिए, 2A वर्सेस 3B के मिसमैच के लिए दे वुड प्रोवाइड द क्लैरिफिकेशन। कैसा क्लैरिफिकेशन? ऐसा मुझे लगता है, इट अपीयर टू मी, अगर मैं महाराष्ट्र को बात करूं, महाराष्ट्र ने 17-18 की आईटीसी को हैंडल करने के लिए बहुत बढ़िया एसओपी बनाई है। देयर इज एन एसओपी फॉर द महाराष्ट्र हाउ टू हैंडल द 2A वर्सेस 3B का मिसमैच। उन्होंने लेजर कंफर्मेशन की बात की है, सेल्फ सर्टिफिकेशन की बात की है, तो लगभग ऐसा ही प्रावधान पैन इंडिया अब एप्लीकेबल होगा फॉर डिफरेंसेस बिटवीन 2A वर्सेस 3B। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल दैट कंसल्टेंट कि आप लोग अपने क्लाइंट के लिए अगर 17-18 या 18-19 की मिसमैच है तो आप एक्सेप्ट मत करना टिल द टाइम देयर वुड बी द क्लैरिटी और सर्कुलर। हो सकता है कि हमें आईटीसी रिवर्स ना करना पड़े, प्राइमा फेसी इट अपीयर्स। ठीक है, तो ये काफी अच्छा है। 75 रीडिटर्मिनेशन, ये 75 सबसेक्शन 2 क्या बात करता है? अगेन सॉरी, मैं बार बार स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूं। 75(2) क्या कहता है? देखो, मान लीजिए कोई ईयर, अभी तो 17-18 का भी टाइम खत्म नहीं हुआ, लेट्स से टाइम लिमिट टू इनिशिएट द एक्शन अंडर सेक्शन 73 इज एक्सपायर्ड है, और वो टाइम लिमिट टू इश्यू द नोटिस अंडर सेक्शन 74 इज स्टिल देयर। मैं बात कर रहा हूं लेट्स से 17-18 की। मैं आज मान लीजिए अक्टूबर का महीना है, लेट्स से आज अक्टूबर का महीना है, 73 की टाइम लिमिट को एक्सटेंड कब तक कर दिया? सितंबर 23 तक कर दिया, हम सभी को मालूम है। लेट्स से मैं जीएसटी ऑफिसर हूं, मैं कौन से मंथ में बैठा हूं? मैं अक्टूबर में बैठा हूं, अक्टूबर 23 में। अब मुझे 17-18 का नोटिस पिक करना है, कोई केस का असेसमेंट करना है या कोई मुझे नोटिस भेजना है। मुझे मालूम है कि ये 73 का टाइम खत्म हो गया, मैंने क्या किया? 74 का नोटिस इशू किया। इसका टाइम है, हाँ, 4.5 साल का टाइम रहता है, तो मैंने नोटिस इशू किया और अल्टीमेटली बाय द हायर अथॉरिटी, मे बी कमिश्नर अपील और मे बी ट्रिब्यूनल, ये फाइनल हुआ कि इस केस में फ्रॉड नहीं है, विलफुल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो ये 74 में तो सस्टेन करेगा नहीं, करेक्ट? तो ये वापस केस किस में डायरेक्ट हो जाएगा? 73 में। तो बात ये हुई कि वापस ये रिडायरेक्ट हो गया 73 बिकॉज ऑफ द नॉन कंफर्मेशन ऑफ द फ्रॉड बाय द हायर अथॉरिटी। ये डिपार्टमेंट प्रूव नहीं कर पाया कि मैंने जो गलती की वो फ्रॉड के कारण की। तो पॉइंट ये आया 75 सबसेक्शन 2 रीडिटर्मिनेशन ऑफ द लायबिलिटी। अब अगर वो 73 में चला गया तो क्या टाइम लिमिट वहां से काउंट होगी या ओरिजिनली काउंट होगी? तो आंसर इज ओरिजिनली काउंट होगी, दे वुड गिव द क्लैरिटी। भाई ओरिजिनल काउंट होगी मतलब क्या हुआ? 74 से 73 में चला गया और 73 में वो सस्टेन कर ही नहीं सकता क्योंकि टाइम लिमिट टू इश्यू द सो कॉल्ड नोटिस हैज आल्सो ऑलरेडी एक्सपायर्ड। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो ओरिजिनल टाइम लिमिट है 73 के केस में ऑर्डर देने की 3 साल -3 मंथ नोटिस देने की 2 ईयर 9 मंथ, और 74 में 4 ईयर 6 मंथ नोटिस देने की और 5 ईयर ऑर्डर देने की। तो अगर इन बिटवीन पीरियड ही अगर मैंने इनिशिएट किया है कोई एक्शन तो ये सस्टेनेबल होगा, बट अगर मैंने उस टाइम के खत्म होने के बाद किया है, लेट्स से 73 के बाद किया है और 74 में किया है और हायर अथॉरिटी में फ्रॉड प्रूव नहीं होता, तो ये आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये पर्टिकुलर केस, ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन विल बी आउट ऑफ स्कोप, उसकी रिकवरी कुछ नहीं बन सकती। e-invoicing with respect to entity, and again if I refer the notification of e-invoicing, जो अच्छा एक बड़ा मार्केट में इंफॉर्मेशन आ रहा है कि e-invoicing का लिमिट 5 करोड़ हो जाएगा 1 जनवरी 2023 से। प्लीज रिमेंबर, एज ऑफ नाउ नाइदर जीएसटी काउंसिल मीटिंग में नॉर कोई प्रेस रिलीज में कोई कंफर्मेशन आया है, तो प्लीज डू नॉट पैनिक कि इसकी लिमिट 1 जनवरी से 5 करोड़ है। नहीं,
क्योंकि अगर 1 जनवरी से 5 करोड़ होती तो प्रोबेबली काउंसिल में उनकी अप्रूवल लेनी होती, करेक्ट ना। सो 1 जनवरी 2023 से अभी तक कोई लीगल सोर्स से, एक्चुअल सोर्स से ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसकी लिमिट 5 करोड़ हो गई है। मार्केट में काफी खबर चल रही है, तो जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आप रेस्ट टू बी श्योर कि ये लिमिट अभी भी 10 करोड़ है। एक क्लैरिटी कि ई इनवॉइसिंग विद रिस्पेक्ट टू एंटिटी होगा या विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजेक्शन होगा, क्या मतलब हुआ इस बात का। इस पॉइंट के आने का जो मुझे लगता है, लेट्स से आई एम ए बैंक और आई एम ए इंश्योरेंस कंपनी और आई एम पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, कोई भी एंटिटी जिनके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है, याद रखना, क्या बैंकिंग को ई इनवॉइस बनाना है? नहीं। क्या एसईजेड को इनवॉइस बनाना है? एसईजेड यूनिट की बात कर रहा हूं, नहीं। ठीक है, कई सारे जैसे सिनेमेटोग्राफिक फिल्म है, उन के लिए ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है। तो सब रूल 2, सब रूल 3, सब रूल 4, सब रूल 4A, 4 ऐसे एंटिटीज हैं जिनको ई इनवॉइस रिलैक्स किया है। तो पॉइंट ही आता है, लेट्स से आई एम ए बैंक, ठीक है, तो मैं अपने स्क्रैप को सेल कर रहा हूं, ठीक है, मेरा कोई पुराना कबाड़ था, मैंने कबाड़ को सेल किया, तो ये ट्रांजेक्शन गुड्स का है, मैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। तो प्रॉब्लम ये आती है मार्केट में, आई हैव सीन वन नोटिस ऑल्सो कि एंटायर बैंक, एंटायर जीटीए इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, या सिर्फ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी फॉर द पर्पज ऑफ लेवी ऑफ ई इनवॉइस की बात कर रहा हूं मैं। एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी की बात मतलब वैसे टैक्स के हिसाब से बात नहीं कर रहा। ई इनवॉइस के लिए एग्जेम्पशन एंटिटी वाइज होगा, एंटायर एंटिटी को होगा या रेस्पेक्टिव ट्रांजेक्शन को होगा। It appear to me that they are giving the clarity by mean that it will be entire entity instead of the respective transaction, क्योंकि ये तो बहुत क्लमजी हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद में तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं कि भाई कोई रिलैक्सेशन ही नहीं है। मतलब अगर मैं बैंक हूं, मेरे बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए एग्जेम्पशन है, बाकी के लिए टैक्सेबल है, बाकी के लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, तो ये तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। रेदर दे वुड बी मोर कंफर्टेबल टू इश्यू e-invoice for every transaction. So that would be the clarity under this category. कुछ compliances streamline करेंगे, biometric based आधार authentication, risk based physical verification, तो यहाँ पे ये कुछ pilot run conduct करेंगे गुजरात में। और अगेन आज की तारीख में क्या होता है कि जब हम रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं तो पैन नंबर जैसे हम डालते हैं, उसके बाद ईमेल एंड मोबाइल मैं अपनी इच्छा का कोई भी डाल सकता हूं। Now it would be fetched from CBDT database. तो मतलब क्या है, अब अगर मैं अप्लाई करूंगा ना तो वहां पे ये फील्ड ही नहीं होगा REG 01 में, जो ये आपको फील्ड दिखाई दे रहा है ना, ईमेल और मोबाइल नंबर, ये नहीं रहेगा। Now that field would be taken from the CBDT database. तो ये काफी अच्छा और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, प्रोबेबली फेक इनवॉइसिंग को थोड़ा कंट्रोल करेगा। अभी एक नया प्रोविजन है कि आज की तारीख में तो कोई अपर कैप नहीं है रिटर्न फाइल करने की, जब भी कोई रिटर्न फाइल करना चाहता है कर सकता है, ठीक है। वो अलग बात है अगर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ इन केस ऑफ द रेगुलर डीलर, या कंपोजिशन के केस में GSTR 4 3 महीने में नहीं फाइल किया, तो वो ऑफिसर के पास पावर है कि वो मेरा नंबर कैंसिल कर सकता है। बट अदरवाइज देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू फाइल द GST रिटर्न। अब बोला कि मैक्सिमम 3 साल पुराना ही आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, लाइक इनकम टैक्स, ठीक है। एंड अभी थोड़ा दिन पहले अगर मैं बात करूं जुलाई 22 से, तो GSTR 3B का फॉर्मेट चेंज हुआ, राइट, जुलाई 22। उसमें ना कुछ टेबल इंसर्ट की 3.1.1 सीरियल नंबर 1 एंड सीरियल नंबर 2 टू कैप्चर द ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस। मतलब अगर मैं गुड्स की सप्लाई या सर्विस की सप्लाई ई कॉमर्स के माध्यम से करता हूं, और कुछ वैसे ट्रांजेक्शन जो 95 वाले हैं जहां पे ई कॉमर्स डीम्ड सप्लायर माना जाता है, तो अब उनके लिए GSTR 1 में भी अमेंडमेंट होगा। रूल 88C ये एक अगेन एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट इंसर्ट किया है। मतलब बहुत सारे तो रेस्ट्रिक्शन है, एक नया रेस्ट्रिक्शन है, क्या है, GSTR 1 एंड GSTR 3B में अगर डिफरेंस है तो कितना डिफरेंस दे विल स्पेसिफाई द अमाउंट, और यहां पे लिखा है एंड और परसेंटेज। हाइपोथेटिकली मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट्स से मैंने GSTR 1 फाइल किया और मैंने GSTR 3B फाइल किया, उसमें डिफरेंस एंड द डिफरेंस इज बाई हायर ऑफ दिस अमाउंट, जो भी वो स्पेसिफाई करेंगे उससे ज्यादा का डिफरेंस है। तो याद रखना 2 पॉइंट होगा। सबसे पहले ऑफिसर वुड इनिशिएट द एक्शन अगेंस्ट DRC 01B, तो मेरे पास में क्या आएगा, DRC 01B आएगा।
अब जब DRC 01B आएगा तो दो ऑप्शन होंगे, या तो मैं एक्सप्लेन करूं कि क्या कारण है इस डिफरेंस का, या पे करूं। दोनों में से अगर कोई भी चीज मैंने इनिशिएट नहीं की तो मेरा नेक्स्ट पीरियड का GSTR1 ब्लॉक हो जाएगा, आई वुड नॉट बी एबल टू फाइल। तो प्रोबेबली जो स्पेसिफाइड अमाउंट और परसेंटेज है दैट वुड बी मच हायर, ठीक है। जो भी है, अगर मैं बात करूं OIDAR कैटेगरी, वहां पे कुछ अमेंडमेंट करेंगे। तो OIDAR की कैटेगरी जो कौन सी कैटेगरी है, जहां पे मैं वापस रजिस्ट्रेशन में जाता हूं, सेक्शन 24 क्लॉज 11, OIDAR लोकेटेड आउट ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग द सर्विस इन इंडिया टू NTOR। NTOR का मतलब नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। तो इन दोनों में कुछ डेफिनेशन में चेंज करेंगे तो इनका इंटरप्रिटेशन इशू है तो वो चेंज होगा। तो बाय दिस आई हैव कंप्लीटेड माय फर्स्ट पार्ट, दैट पर्टिकुलर 48 GST काउंसिल मीटिंग। नाउ इट्स ओवर टू यू टू आस्क एनी क्वेश्चन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट को हम यूज करें, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, अब अगर मैं अलाउ करूंगा मतलब कि अनम्यूट करके बोलने का, तो इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट। तो आप अपनी क्वेरी डालिए, मैं जब तक पढ़ूंगा उसको आंसर करूंगा, तो अदर पार्टिसिपेंट विल बी एबल टू एंटर द सेकंड क्वेरी। Sir, I choose the questions that has been posted earlier, जो पहले चैट में पोस्ट करे गए हैं। हाँ, श्योर। मैं क्वेश्चन काफी ऊपर है तो आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है शैलेंद्र गुप्ता जी का, वेदर कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं मैम, कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं प्लीज। जस्ट whether ITC of 2021 is to be shown in column 6M, answer is no, ITC नहीं दिखाना है। देखो सीरियल इंस्ट्रक्शन नंबर 2 कैपिटल A ऑफ GSTR 9 फॉर्म की अगर मैं बात करूं, वहां पे साफ साफ लिखा है कि टेबल 4, टेबल 5, टेबल 6 और टेबल 7, आपको सिर्फ 20-21 के 21-22 के जो करंट ईयर का है वो ट्रांजेक्शन दिखाना है। 21-22 का मतलब क्या हुआ कि आपका वो ट्रांजेक्शन जो पीछे वाले साल से पर्टेन करता था, जिसको आपने एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में लिया, वो नहीं दिखाना। एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो भी 6I में टोटल आएगी और J में डिफरेंस आएगा, लीव एज इट इज, नो प्रॉब्लम। आप 6M में कौन सी ITC दिखाएंगे, वो ITC जो अदर देन 3B रूट होती है, ITC 01 एंड ITC 02 एंड ITC 02A। सिर्फ 3 फॉर्म ऐसे हैं जिसके माध्यम से अगर आपने ITC ली है, दैट ITC वुड बी रिपोर्टेड, अदरवाइज नथिंग टू बी रिपोर्ट। बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं वन बाय वन स्टार्ट करता हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाकी जो पार्टिसिपेंट जिन्होंने ऊपर क्वेश्चन पूछा मैंने आंसर नहीं दिया, तो प्लीज पोस्ट द क्वेश्चन अगेन, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन है। लेट मी स्टार्ट वन बाय वन। ओके, अभय जी, सर रिटर्न फाइल नहीं की है क्लाइंट ने और लेट फी की पेनल्टी लगी है, और फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ द 3B ऑल द रिटर्न आर निल रिटर्न, तो क्या वेव ऑफ हो सकती है? आंसर इज नो। एज ऑफ नाउ कोई डायरेक्शन, कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि जितनी बार उनको एमएसटी स्कीम देनी थी ना, वो दे चुके, अब ऐसा लग नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सीमा अरोड़ा जी का क्वेश्चन है ये, यूरोपियन कंपनी सेंडिंग द गुड्स टू द रशिया, बिल टू द इंडियन कंपनी, नाउ इंडियन कंपनी बिल टू द रशियन कंपनी, रशियन सेंड द पेमेंट टू द इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी सेंडिंग द पेमेंट टू द यूरोपियन कंपनी। नंबर 1, इज इट फिजिबल? आंसर इज यस, इट इज फिजिबल। एनी GST टू बी पे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GST रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड? नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप ये ट्रांजेक्शन बात कर रहे हो शेड्यूल 3 का पैरा 7 और पैरा 8 का जो मैंने ट्रांजेक्शन का बात किया ना, रेदर पैरा 7 मर्चेंट ट्रेडिंग का बात कर रहे हो। मेरा ये ट्रांजेक्शन या हाँ, एक बात ध्यान रखना कि अगर कोई भी टैक्सेबल ट्रांजेक्शन हो गया, इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन हो गया, तो GST नंबर लेना है। अगर सिर्फ यही ट्रांजेक्शन है, नो रिक्वायरमेंट टू टेक रजिस्ट्रेशन बिकॉज इट इज शेड्यूल 3 ट्रांजेक्शन। टेबल 14 कैन बी रेड 09C, हाँ लिख सकते हो, छोड़ भी दो ना मिस चारू, मतलब अगर आप लीव भी कर दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि ये तो वैसे भी ऑप्शनल है, राइट। ITC इन द बुक्स, प्रवीण माय रिक्वेस्ट, एक बार है ना क्वेश्चन आप एक साथ पोस्ट कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपना सेकंड पोस्ट करेंगे ना, तब तक बीच में बहुत क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। Sir, when person, I'm reading the question of Mr. Ranjan. Sir, when person providing service to the foreign company for marketing support service, अरे सर आप वापस है ना, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप जब मतलब एक साथ पोस्ट कीजिए, टाइम ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट क्वेश्चन एक साथ पोस्ट कीजिए। चारू, मिस चारू का क्वेश्चन, हाउ टू शो ITC claimed in Nikkei Spice but in the books recorded in 22 as bills of 29th March 2022। बुक्स में आपने रिकॉर्डिंग किया है 22-23 में, तो ये 9C के रिकंसिलेशन में जाएगा। 22 के 9 मतलब रिकंसिलेशन में जाएगा, बट ITC आपने करंट ईयर में क्लेम कर ली। आप ये कह रहे हैं ITC क्लेम निक्के स्पाइस, यस। तो ये GSTR 9 के 21-22 का पार्ट बनेगा। मतलब जब भी हम जो GSTR 9 फाइल कर रहे हैं ना, उसमें दिखाना है। टेबल 6 में ही रिपोर्ट होगा। प्रॉब्लम सिर्फ टेबल 12 ऑफ GSTR 9C में आएगी। टेबल 12 ऑफ द GSTR 9C में आएगी। उस प्रॉब्लम को आप रिकंसिलेशन के पार्ट के थ्रू हैंडल कीजिएगा, कोई इशू नहीं लग रहा मुझे। बट ऐसा नहीं कि उस ट्रांजेक्शन को आप कैरी फॉरवर्ड कर दो। Again that question, earlier question, outward supply as per 3B and the 1 are as per books of accounts. Okay. However, the amount as per the GSTR 9 differ. What to do? कैसे डिफर हो सकता है? आप ये कह रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में GSTR 3B और GSTR 1 के अकॉर्डिंग, तो तीनों ही तो मैच हो गया, एट पार हो गए तीनों, तो 9 में डिफर कैसे हो सकता है? रीजन बताएं। कैन कोचिंग सेंटर ऑप्ट फॉर कंपोजिशन इफ द रेसिपिएंट डज नॉट एक्सीड 50 लाख? यस, इंटर नहीं होना चाहिए। 10(2)A में, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A में वो जा सकता है, 6% उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर टेबल 17 में HSN सेल्स से मैच नहीं हो रहा है तो क्या करें? कारण बताओ। अराउंड 90% ऑफ HSN तो मैच हुआ, बाकी डेटा नहीं है अवेलेबल। तो फिर देखो, आपको मैच तो करना पड़ेगा, इसका तो कोई सेकंड सॉल्यूशन नहीं है सर, ठीक है ना। सो सौबित जी का क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज क्लैरिफाई द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 क्लॉज C वेदर इट इज पॉसिबल ऑन 3B फाइल्ड आफ्टर 3 मंथ आफ्टर द ड्यूटी? एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर था आई थिंक 76 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर्कुलर 76 के क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने ये रिप्लाई किया था इस पर्टिकुलर पॉइंट को। उन्होंने कहा कि अगर 3B लेट फाइल होता है तो ये 122 की पेनल्टी तो नहीं लगेगी, बट इट कैन बी। बट उन्होंने एंडिंग किया ना उस क्वेश्चन का, बड़ा डेंजर किया है। उन्होंने कहा कि जनरल पेनल्टी कैन बी लेविएबल, तो वहां प्रॉब्लम हो सकती है। 122 सबसेक्शन 1 क्लॉज C में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Whether interest on FDR accrued capital gain to be shown in the GSTR 9 and this about to be taken for the 2 crore limit? अगर आपका ये पर्सनल ट्रांजेक्शन है, नॉट टू बी रिपोर्ट। सर एक बात ध्यान रखना, किसी भी ट्रांजेक्शन को GST में रिपोर्ट करने के लिए पहले सप्लाई होना जरूरी है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि वो सप्लाई नॉन टैक्सेबल सप्लाई है या टैक्सेबल सप्लाई है, उसके बाद की बात है। नॉन GST है, GST है, सर पहले वो ट्रांजेक्शन सप्लाई होना चाहिए, जिसके लिए 2 इंपॉर्टेंट पिलर है, एक बिजनेस और दूसरा कंसिडरेशन। अगर अमित गर्ग जी ये वो ट्रांजेक्शन, मैं प्रोप्राइटर हूं, मेरा GST नंबर लिया हुआ है, लेकिन मेरी खुद की पर्सनल FDR है, मैं कैपिटल गेन में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मेरा शेयर में इन्वेस्टमेंट है, तो क्या मुझे वो GST 9 में रिपोर्ट करना? आंसर इज नो। वो ट्रांजेक्शन अगर आपके बिजनेस का है, देन ओनली यू हैव टू रिपोर्ट पर्सनल, नॉट टू बी रिपोर्ट, नथिंग, नोवेयर, एंड नॉट टू बी काउंटेड इन 2 करोड़ का लिमिट। अश्विन ठक्कर जी, without passing order in ASMT 12 for ASMT 10 can department issue the without passing order for ASMT 10 department issue supplementary ASMT 10 for further information for same tax rate? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं कर सकता। मैंने ऑब्जर्व किया कई जगह कर रहे हैं, बट आई थिंक नो। एक्स्ट्रा ITC claimed in 3B for financial year 21-22 okay has been reversed in 22-23 how to show in the GSTR 9? 22-23 में अगर रिवर्स किया तो टेबल 12 में आप रिपोर्ट करेंगे, दैट्स इट। अभय जी, इट विल नॉट कम अंडर कैजुअल पर्सन। जो सीमा अरोड़ा जी की क्वेरी, जिसका आपने मुझे रिप्लाई किया है, कैजुअल पर्सन नहीं है। कैजुअल पर्सन तो उस लोकेशन से बात करता है कि जहां पे वो फिक्स एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। लेट्स से आई हैव द फिक्स एस्टैब्लिशमेंट, बट मैं शेड्यूल 3 का ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, तो मैं रजिस्ट्रेशन क्यों लूंगा? सेक्शन 23 कहता है कि ऐसा, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 मुझे रिलैक्स करता है कि भाई अगर आप ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हो जो कि नॉन टैक्सेबल है या नॉट लेविएबल टू टैक्स है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लिमिट। तो मेरा आंसर का बेस वो था। अगर फिर भी कोई काउंटर ऑब्जेक्शन है, काइंडली रेस, उस हिसाब से भी हम बात कर लेंगे। NGCO GSTR 9 in regard to the export of the service OP has been reported, WOPY has been reported in September 22 okay which is pertinent to 21-22. Kindly explain how it should be reported in 9 export of the service without payment of tax. Okay, ठीक है। आप कह रहे हो 21-22 का ट्रांजेक्शन है और आपने सितंबर 22 में रिपोर्ट किया,
ठीक है, सप्लाईज और टैक्स, ये पहला रिपोर्ट होगा टेबल 10 में, फर्स्ट टेबल 10 में जाएगा, और टेबल 10 में जाने के बाद GSTR 9C की कोई भी टेबल में रिपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये अनरिकंसाइल्ड नहीं होगा, मैच कर जाएगा। ठीक है, एज्यूम करता हूं बुक्स में आपने 21-22 में रिकॉर्ड किया है, मैं रिपीट करता हूं, एक बुक्स में 21-22 में रिकॉर्ड किया, मैंने GSTR 1-3B में 21-22 में नहीं किया, मैं क्या किया 1 और 3B में, लेट्स से कि मैंने 22-23 में टिल सितंबर किया, तो ये टेबल 10 का पार्ट बनेगा GSTR 9 का, कि भाई सेल्स का ट्रांजेक्शन which has been reported in the next period till the specified time, नवंबर तक, तो ये 9 का वहां पार्ट बनेगा। जैसे मैं टेबल 10 में डालूंगा ना सर, क्या होगा, टेबल 4 + 5 + 10 - 11, इसका सम टोटल टेबल 13 के बाद लिखा हुआ है, और वो जो पर्टिकुलर टर्नओवर है ना, वो जाके GSTR 9 में 9C में टेबल 5 में, ठीक है ना। तो मैं ये मानता हूं कहीं पे भी 9C में नॉन रिकंसाइल नहीं होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आशीष गोयल जी, व्हाट इफ वी ऑलरेडी सॉन एंड फाइल द टेबल 6M रिगार्डिंग लास्ट ईयर इनपुट फॉर मैचिंग पर्पस, डाल दिया तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रिवाइज का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। Already answered, NGCOs. Can you please clarify the applicability of already answered? In which case director remuneration is not liable for RCM? Director remuneration not liable. अगर वो रेगुलर एक सर्कुलर आया था 140, if I'm not wrong, सर्कुलर 140 था, उसमें काफी अच्छा क्लैरिफाई किया। मान लो मैं रेगुलर डायरेक्टर हूँ, ठीक है, कंपनी का रेगुलर डायरेक्टर हूँ, तो मैं जो रेमुनेशन लूंगा वो शेड्यूल 3 पैरा 1 में कवर हो जाएगा। अगर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ तब RC में एप्लीकेबल होगा। तो मैं अगर रेगुलर डायरेक्टर हूँ, व्हिच इज द नथिंग बट द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, एंड मेरी सैलरी के ऊपर 192 में TDS काट रही है कंपनी, तो वो ट्रांजेक्शन सैलरी का माना जाएगा, एंड इट विल बी नॉट कवर्ड इन द रिवर्स चार्ज। क्रेडिट नोट रिवर्सल, प्रवीण जी, GSTR 9 में क्रेडिट नोट रिवर्सल डिपेंड, कि अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर में क्रेडिट नोट दिया है, क्रेडिट नोट का रिवर्सल, आप क्रेडिट नोट रिवर्सल ऑफ सेल की बात करें या रिवर्सल ऑफ क्रेडिट नोट की बात करें? मैं एज्यूम करता हूं सिंपली क्रेडिट नोट की बात करें, तो अगर ड्यूरिंग द ईयर में किया गया तो टेबल 4 में बॉटम पार्ट में सेपरेटली रिपोर्ट करना है। आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बिटवीन अप्रैल टू नवंबर किया है, तो ये टेबल 11 में जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, द क्रेडिट नोट पर्टेन टू द सेल्स ऑफ 21-22, ठीक है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा लेट्स से एजम्पशन है। उपेंद्र भट्टी, क्रेडिट नोट इशूड इन द मंथ ऑफ नवंबर 21 एंड सोन इन द GSTR 1 बट कुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन 3B। Credit note issued in the month of November, okay, and shown in GSTR 1 could not be reflected in 3B. No sales after November 21. तो अब क्या करना है? तो वो ट्रांजेक्शन आप कहां दिखाएंगे? देखो, GSTR 9 में रिपोर्टिंग की बात करो ना, ये ट्रांजेक्शन आपका जाएगा टेबल 4 का बॉटम पार्ट में, ठीक है। देखो टेबल 4, टेबल 5, टेबल 6, टेबल 7 का एक फंडा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। इसमें दो तरह के ट्रांजेक्शन आएंगे। 21-22 की बात करें, ठीक है, अगर 21-22 का सेल्स या ITC है जो 21-22 में दिखा दिया, ठीक है, तो वो ट्रांजेक्शन 4, 5, 6, 7 आएगा। अब मैं जो बात कर रहा हूं, या साल खत्म होने के बाद अप्रैल टू नवंबर दिखाया, तो वो ट्रांजेक्शन चला जाएगा 10, 11, 12, 13। दूसरा बात, अगर सेल्स का ट्रांजेक्शन है, या रिवर्सल ऑफ सेल्स का ट्रांजेक्शन है, या रिवर्सल ऑफ ITC का ट्रांजेक्शन है, तीन बात कही मैंने, सेल्स का ट्रांजेक्शन है, रिवर्सल ऑफ सेल का ट्रांजेक्शन है, या रिवर्सल ऑफ ITC का ट्रांजेक्शन है, the 3 transaction would be reported in the 4, 5 और 7। अगर वो ट्रांजेक्शन आज तक मैं 3B के थ्रू रूट नहीं किया है, और जो भी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी यू हैव टू पे थ्रू DRC 03। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू ऑल ऑफ यू, DRC 03 का लाइबिलिटी कैश से पे मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगेन ये वीक पॉइंट है उस GSTR 9 के फॉर्म का। कहीं भी लॉ में सेक्शन 49 में रूल्स में रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं अपनी लाइबिलिटी को ITC से पे नहीं कर सकता, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इवन इफ यू हैव द लाइबिलिटी ऑफ एनुअल रिटर्न, इमीडिएट पे थ्रू ITC, नॉट एट ऑल इश्यू। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शैलेंद्र गुप्ता जी का, difference created in table 6 of 20-21 ITC is created unreconciled difference in table 12 of the 9C and may lead to the notice from department। वापस रीड करता हूं, डिफरेंस क्रिएटेड इन टेबल 6 ऑफ 20-21, लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं। अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस इन द टेबल 12। टेबल 8 में क्या है सिचुएशन? अगर टेबल 8 में डिफरेंस है ना, तो पॉसिबिलिटी है। देखो पॉसिबिलिटी तो बन सकती है शैलेंद्र गुप्ता जी, कोई इशू नहीं है, मतलब 100% चांस है कि पॉसिबिलिटी बन सकती है, बट रिकंसिलिएशन स्ट्रॉन्ग रखिए, कोई इशू नहीं है।
Vaibhav Gupta ji, Vaibhav ji, client received notice in ASMT 10 on email and reply also filed online, but no further action taken by the AO from the last 6 months. Should I visit department? Just ignore the matter. वापस जाके मत बोलिए उसको, नहीं तो उसको याद आ जाएगा मैटर. Ignore that. ठीक है प्रवीण जी, whether to show ITC the 2021 nothing, nowhere. अगर आप ये रिपोर्ट नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, जो 6I में टोटल और I के बाद J में जो डिफरेंस आता है ना, तो वो डिफरेंस आएगा. लीव एज इट इज, नो इश्यू. वो डिफरेंस कैसे मैच होगा, अगर लास्ट ईयर 9 फाइल किया है तो उसकी टेबल 13 माइनस टेबल 12 से मैच होगा. लीव एज इट इज, नो प्रॉब्लम एट ऑल. 6M में मत डालिएगा. एक प्रैक्टिस मैंने देखी है 6M में डालने की, नॉट एट ऑल, क्योंकि वो ITC 01, ITC 02 एंड ITC 02A 3 फॉर्म्स के माध्यम से अगर मैंने कोई ITC लिए तो वो 6M का पार्ट बनेगा, अदरवाइज नो. रंजन जी, प्रोवाइडिंग मार्केटिंग एंड सपोर्ट सर्विस टू द फॉरेन कंपनी. ठीक है. पेमेंट स्टेटमेंट सर, ये तो मतलब ये तो बहुत बड़ा इश्यू ऑलरेडी सेटल्ड है. अगर मैं गुजरात हाईकोर्ट की बात करूं, मटेरियल रिसाइकलिंग, जिसमें सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लॉज बी ऑफ IGST चैलेंज हुआ था, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. तो ये इंटरमीडिएट सर्विस है जहां पे प्लेस ऑफ द सप्लाई वुड बी द लोकेशन ऑफ सप्लाई. तो एक कंडीशन ब्रीच हो गई मेरी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की 26 में जो लिखी गई है, एंड देयरफॉर इट इज intra-state supply. You will charge CGST and SGST and it will not be export. NGCO, I have the query in the GSTR 9 in regard to the export, already answered. Whether we need to report DRC 03? नहीं, अगर आप without payment of tax की बात कर रहे हो तो NGCO, जब टैक्स ही नहीं है तो DRC 3 क्यों? Are we required to show gross figure in table 6B? If yes, then this data would be auto-populated in 8B, where in table 8 it will compared in the table 8 where net ITC is auto-populated. Depends, आपने 3B में कैसे आपने उस ट्रांजेक्शन को रूट किया है. अगर 3B में आपने रिवर्सल को सेपरेटली बताया है, then you will report the same in the table 7, not in the table 6. ठीक है. दूसरा we all know that table 7 is not considered in the table 8B. मैं अगर टेबल 8 की बात करूं, 8A minus 8B minus 8C और 8D में वो डिफरेंस क्रिएट करता है. Ideally, the GSTR 9 should consider the table 7 also, which is the lacuna. ठीक है. तो leave as it is, no problem. आप टेबल 7 में दिखाइए, जिस तरीके से 3B में आपने रूट किया ना, उस तरीके से बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. It will be easily explained और मतलब रिकंसिलिएशन के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. Apple 13, are we answered? Shailendra Gupta ji, HSN tax amount does not match exactly with output tax due to the round off. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. राउंड ऑफ वाला डिफरेंस ये टेबल 13 टेबल जो है ये 17 GSTR 9 का, उसमें ये थोड़ा सा इश्यू है. थोड़ा सा राउंड ऑफ में डिफरेंस आएगा, आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Discount received on purchase through financial credit note, credit to the profit and loss account in audited books, where to show the GSTR 9 in my view should not part of the turnover. Part of turnover. फाइनेंशियल क्रेडिट नोट पार्ट नहीं बनेगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. आपने इसको पीएल में कैसे रूट किया? आपने इसको रूट किया है क्रेडिट टू द पीएल अकाउंट. मतलब अगर देखो 9 में तो कहीं भी नहीं बनेगा. 9C में रिकंसिलिएशन में डाल दीजिएगा. अगर 9C एप्लीकेबल है तो रिकंसिलिएशन में डाल दीजिएगा. राजेश कुमार जी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग इन द स्टॉक ऑप्शन थ्रू डीमेट. देखो, अगर स्टॉक की बात करूं, मैं अगर गुड्स और सर्विस दोनों के डेफिनेशन पढ़ूं तो वहां पे दोनों में ही एक्सक्लूड है मनी एंड सिक्योरिटी. तो सिर्फ सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन करे हो, आउट ऑफ द जीएसटी, नो क्वेश्चन एट ऑल. सेक्शन 23 कहता है कि अगर आप 23 सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर आप कंप्लीटली नॉन टैक्सेबल आइटम में डील करते हो या नॉट लेविएबल टू टैक्स के आइटम में डील करते हो, नो रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी टर्नओवर. ठीक है. It will still show unreconciled in the 9C. It has, सर मैं पीछे वाले क्वेश्चन को लिंक नहीं कर सकता. मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वापस काउंटर क्वेश्चन है तो पहले वाला पार्ट लिखिए और फिर दूसरा क्वेश्चन पूछिए. अब मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ ये किस क्वेश्चन के रिगार्डिंग पूछा था. माय रिक्वेस्ट अगेन, यू कैन पुट योर क्वेश्चन वंस अगेन. प्लीज एक्सप्लेन रिगार्डिंग HSN कोड पोर्टल इज नॉट अलाउइंग 4 डिजिट. ये जीएसटी की प्रॉब्लम है. वी ऑल नो दैट 5 करोड़ तक 4 डिजिट की रिक्वायरमेंट है, 5 से ज्यादा 6 डिजिट की, बट वो 6 के नीचे लेता ही नहीं है. तो कोई इश्यू नहीं है, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है. इश्यू तो है, सॉल्यूशन नहीं है. Have to give the 6 digit. In July 21, on the basis of the invoice uploaded by the supplier RCM, we have declared the RCM liability in 3B and deposited the GST in cash. Later in September 21, supplier amended these invoices as no non-RCM. What to do in the GST 9 non availability and availability of the input. आपने लिया ITC, आपने RCM का टैक्स पे किया, ITC लिया, न्यूट्रल सिचुएशन है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. आप उसे अमेंडेड दिस, आपको क्या करना है, व्हाट टू डू इन द GSTR फाइन करें.
तो इन द जीएसटी 9 मेरा ये सजेशन है कि आप उसको आरसी में दिखा दीजिए और आईटीसी भी ले लीजिए। रेवेन्यू न्यूट्रल है तो कोई ज्यादा इशू नहीं आएगा, बट मैं इसको मैच करने की बात कर रहा हूं क्योंकि 3B में जब आपने रिपोर्ट किया तो ये आपका जीएसटी 9 का टेबल 9 में भी आएगा आपका ये ट्रांजेक्शन, तो वहां पे अननेसेसरी आप हटाएंगे, मिसमैच होगा, तो बेटर है लीव एज इट इज। Excess ITC claimed in 21 reversed in 22 days. 6A include these ये और should नहीं reversed in 22 days. Table 6A include this. Should it be shown separately in 6M? नहीं 6M में तो नहीं जाएगा, ये तो confirmed है. Should it be shown in 6B? मेरे हिसाब से टेबल 12 का भी आप हेल्प ले सकते हैं. You may report in the table 12. Amit Gaji 1.97 crore cold storage charges received rupees 10 lakh accrued charges entered in the books. Whether this 10 lakh part नहीं. अक्रूवल इनकम बुक्स ऑफ अकाउंट्स की है, सप्लाई नहीं है तो नहीं बनेगा, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड नहीं होगा, सप्लाई नहीं है, इट विल स्टिल नॉट एप्लीकेबल। वो जो GSTR 9 है तो इट विल बी रिलैक्स्ड। In case of the audit is not applicable, presumption basis when used when we attach unaudited balance sheet in PL. Yes, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटैच कर दीजिए, अनऑडिटेड है तभी। अबे जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन एवरीवन कीजिए ताकि बाकी सभी को भी आपके क्वेश्चन के बारे में आइडिया लगेगा। फ्रेट DRC 03 के अंडर डिपॉजिट करना है तो क्या अप्रैल 21 से मार्च 22 से लेके दिसंबर 22 तक का इंटरेस्ट भी जमा करवाना लग गया? आप आरसीएम के टैक्स लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो टैक्स लाइबिलिटी का डिपॉजिट नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिर्फ इसमें याद रखना आरसीएम में टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 ऑफ द CGST एक्ट से डिराइव होगी, वहां पे 60 दिन का रिलैक्सेशन है, तो वो रिलैक्सेशन काउंट करना, थोड़ा सा इंटरेस्ट का अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, दैट्स इट, बट यस इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ITC रिवर्सल ऑफ द क्रेडिट नोट, ITC रिवर्सल ऑफ क्रेडिट नोट, अच्छा ITC रिवर्सल की बात करें क्रेडिट नोट, तो मुझे सप्लाई ने क्रेडिट नोट दिया, मैंने ITC रिवर्स की, मैं एज्यूम करता हूं टेबल 4B2 मैंने यूज किया होगा 3B में, तो हाउ टू शो इन द GST एंड टेबल 7। ITC reversal in 3B 40 to 43 whether it's on table 7 or required to be left from the bifurcation in the table, बेटर रहेगा अगर आपने 3B में आपने टेबल 4B का मदद लिया है, आपने रिपोर्ट 4B के अंडर में किया है, यू शुड रिपोर्ट इन द टेबल 7। इज इट मैंडेटरी टू फाइल HSN कोड ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विस? रिलैक्स्ड है, अभी तक कुछ नहीं है, सिर्फ आउटपुट के रिगार्डिंग बात की गई है। अमित कर जी कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम इन केस ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड टू बी शोन इन द नॉन GST सप्लाई? आंसर इज यस, नाउ आंसर इज यस। आप लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हो और ये उसकी बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, मैं मान रहा हूं कि मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूं और मैंने कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट किया, मुझे डिविडेंड मिला और मुझे मान लो कोई कैपिटल गेन हुआ, इट वुड बी रिपोर्टेड इन द नॉन GST सप्लाई। देखो मतलब अगर इसका वापस अगर मैं इंटीग्रेशन में जाऊं ना कि नॉन GST सप्लाई का मतलब क्या, नो सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज अल्कोहलिक लिकर पेट्रोल है, और नो सप्लाई शेड्यूल 3 का ट्रांजेक्शन है, तो इट विल नॉट कवर्ड एनीवेयर। तो मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ 9C का पार्ट बनना चाहिए, ठीक है ना, ये 9C का पार्ट बनना चाहिए। CA सनी बहल, क्रेडिट नोट अगेंस्ट परचेज ड्यूरिंग 18-19 इश्यूड, क्रेडिट नोट अगेंस्ट परचेज during 18-19 issued by the selling dealer in the one in 21. Now our ITC is showing negative figure. However, we have reversed the ITC. Annual return, any remedy? No problem at all, sir. No problem at all. Nothing to show. Nothing to show. You are already reversed, so no requirement of reversal. Leave as it is. No issue. कोई आएगा तो आप अपना बता देना रिकंसिलिएशन के माध्यम से। Ashwin Thakkar department issued supplementary in reference to the reply submitted to earlier, asked to further information for Simply department confirmed receipt of earlier reply but without passing order asked to provide more information. Is it correct? मेरे हिसाब से 11 के बाद में उसके पास में दो ही रास्ते हैं, अगर आपको उसने एक्सेप्ट कर लिया और उसको रिप्लाई एक्सेप्टेड है तो ठीक है, अगर नहीं एक्सेप्टेड है तो वो फॉलोइंग कोर्स ऑफ एक्शन ले सकता है, उसी पीरियड का वापस सप्लीमेंट्री SMT 10 इट इज नॉट करेक्ट इन माय व्यू। नहीं तो क्या होगा, SMT 10 वो एक आइटम पूछेगा, फिर दूसरा आइटम पूछेगा, फिर तीसरा पूछेगा, वो तो पूछता ही रहेगा, फिर तो कोई नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है। अबे जी अगर टैक्स जमा करवा दिया फ्रेट GST RCM वाले ने इंटरेस्ट नहीं पे किया तो फ्यूचर अगर स्क्रूटनी में आया तो क्या डिपार्टमेंट इंटरेस्ट दिसंबर 21 के बाद भी मांग सकता है? नहीं, वो दिसंबर 22 तक की मांगेगा। सीमा अरोड़ा जी 1% इज प्रोवाइडिंग द सर्विस, हाँ, डायरेक्टली टू द फॉरेन कंपनी डायरेक्टली, वेदर इट इज एग्जेम्प्टेड रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड और नॉट? आंसर इज नो, नॉट रिक्वायर्ड। डायरेक्टली टू द फॉरेन नहीं, बात नहीं, सॉरी, देखो नहीं तो ये तो आपका एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाएगा ना,
अगर 20 लाख को क्रॉस करता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, अगर 20 लाख के नीचे है तो नहीं लेना। मैं एज्यूमिंग ऑल अदर कंडीशन ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 6 हैज बीन सैटिस्फाइड, मैं एज्यूम कर रहा हूं सेक्शन 2 क्लॉज 6 एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की जो डेफिनेशन है, बाकी सारी कंडीशन सैटिस्फाइड हो गई है। एक क्लाइंट की 3 साल की ऑडिट आई थी 17-20 में, 17-20 ये कौन सा साल है, अच्छा फाइनेंशियल ईयर 17-20 में, उसको जो पेमेंट इंटरेस्ट पेनल्टी पे किया है अक्टूबर में पे की है, तो उसका कुछ इफेक्ट होगा 9/9 में? नहीं। If any input has been reversed during 21-22, input आपने reverse किया 21-22 में, that is within the same year through DRC03, whether such DRC03 would require to be shown in the GST table 7 of the respective year? Yes, मेरे हिसाब से yes। हालांकि टेबल 9 पर फर्क नहीं पड़ेगा उसका, आपने DRC3 के माध्यम से पे किया, अगर वो ITC 21-22 की है और आपने 21-22 में रिवर्स किया थ्रू DRC03, तो मेरे हिसाब से टेबल 7 का पार्ट बनेगा, बिकॉज पर्टेन टू दैट ईयर ओनली। क्रेडिट नोट, रवि महेश्वरी जी ने पूछा, इज इट मैंडेटरी टू फाइल द HSN कोड इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्रेडिट इन GSTR 9 इन द HSN क्रेडिट इन GSTR 9? आप किसकी बात कर रहे हो, क्रेडिट नोट की बात कर रहे हो? द आंसर वुड बी यस। नेट मतलब मेरा आउटवर्ड सप्लाई नेट ऑफ क्रेडिट नोट मुझे रिपोर्ट करना है। रजिस्ट्रेशन वाज ब्लॉक्ड ड्यू टू द चेंज ऑफ द मोबाइल एंड ईमेल आईडी आफ्टर फाइलिंग एप्लीकेशन कुड नॉट बी ओपन बाय ईमेल आईडी। आई थिंक किसी ने स्क्रीन शेयर स्टार्ट किया। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा 1 मिनट रुक दीजिएगा, सिक्योरिटी को चेंज कर देता हूँ, एनोमेट को बंद कर देता हूँ। 1 सेकेंड, स्क्रीन शेयरिंग एडवांस शेयरिंग ऑप्शन ओनली होस्ट कर देता हूँ, होस्ट और होस्ट, क्योंकि अभी तो हमें स्क्रीन शेयरिंग काम नहीं पड़ेगी। मल्टीपल सुमी जी मैं वो बंद कर रहा हूँ मल्टीपल पार्टिसिपेंट वाला, ठीक है? होस्ट बना रहा हूँ, खाली होस्ट स्क्रीन शेयर कर सकता है, ठीक है? कोई मतलब 15 मिनट 20 मिनट और एक्स्ट्रा लगेगा अभी, मुझे ऐसा लग रहा है, तो ठीक है ना? अरे कहाँ पे थे क्वेश्चन? रजिस्ट्रेशन ये हो गया, वाज ब्लॉक्ड, रजिस्ट्रेशन वाज ब्लॉक्ड ड्यू चेंज ऑफ द मोबाइल एंड ईमेल, 7 मंथ ड्यू द टेक्निकल रीजन, कैन पेनल्टी बी सेव्ड फॉर द नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न 996? आपको हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, बच सकती है पर हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। हाउ टू ट्रीट द ITC ऑफ 2021 इन द टेबल 6 लास्ट ईयर एनुअल रिटर्न नॉट फाइल्ड? हाउ टू ट्रीट ITC ऑफ 2021 इन द टेबल 6? सेम फंडा है, सेम फंडा है। 2021 की ITC को आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, 6 आई टोटल में नहीं आएगा, जे में आपका डिफरेंस आएगा, लीव एज इट इज, नो इश्यू। Table number 6, input from 3B is taking input reversal also. Whether is required to give the bifurcation of this input reversal? नहीं लेता सर, input reversal नहीं लेता। 6A कभी भी रिवर्सल नहीं लेता। ये टेबल 4A 1 2 3 4 5 का टोटल है, ये 4B को काउंट नहीं करता, तो ये रिवर्सल नहीं लेता। तो रिवर्सल आपको सेपरेटली ही रिपोर्ट करना पड़ेगा। RCM shown in the GST 9 should be shown in difference. क्लियर नहीं है क्वेश्चन? अंशुल राणा जी, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। तमन्ना जी, sale of the capital goods shown in the GST returns, capital goods in GST 9C, the difference is due to the audited and GST sales because of this item were to show it in adjustment of the GST। हाँ, एक वो जो टेबल 5O है अदर वाला एडजस्टमेंट वहां पे दिखा दीजिए, अदर रिकंसिलिएशन में बनेगा। आउटवर्ड सप्लाई एज पर 3B and 1 आर एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द अमाउंट। आपने पहले भी क्वेश्चन पूछा था वीर विक्रम सिंह जी, बट मुझे ये समझ में नहीं आया, 1 3B बुक्स मैच है तो 9 में कैसे डिफर हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। मान लीजिए अगर फिर भी डिफर है तो आप बुक्स का डेटा, आप 3B का डेटा लीजिए, जब बुक्स 3B 1 सेम है तो आप एक्चुअल डेटा लीजिए, अगर डिफरेंस आ भी रहा है तो लीव एज इट इज, मतलब उसको हटा दीजिए, लीव एज इट इज नहीं, उसको हटा दीजिए और एक्चुअल डेटा डालिए। ITC reversal on account of the non-payment to the creditor 180 is done in the books, but forgot to reverse in 3B. How to treat in GST 9? Table 7 में दिखाइए, DRC03 के थ्रू पेमेंट कीजिए along with interest. Applicability of the reversal of the common ITC on account of the share trading turnover. 17 सबसेक्शन 3 में शेयर्स एप्लीकेबल, मतलब सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन को एग्जिम्प्ट माना गया है, बट सिर्फ पॉइंट आशीष गोयल जी सिर्फ इतना है, क्या कोई कॉमन ITC है? अगर है तो फिर रिवर्स करना पड़ेगा। पे की थी सर, तो कोई इश्यू नहीं है। आई एम डिस्कसिंग ऑफ HSN कोड ऑफ ITC, नहीं जरूरत नहीं है। रवि महेश्वरी जी, आप इनवर्ट सप्लाई की बात करें, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। उपेंद्र भट्ट जी, माय क्वेश्चन रिमेन्ड अनरिप्लाइड, प्लीज आस्क अगेन, नो प्रॉब्लम। वी इशू क्रेडिट नोट अगेंस्ट सेल्स मेड ड्यूरिंग 21-22 इन द मंथ ऑफ नवंबर 21, द सेम्स could not be reduced from 3B as there were no sale after November 21. Now there is difference in the sales as per books and as per 3B. By this, how to reflect the same in the annual return? देखो, पहला बात 3B में आपने रिपोर्ट नहीं किया, एग्रीड, ठीक है। अब GSTR 9 में आपको रिपोर्ट करना है, पहला पॉइंट। जब आप रिपोर्ट करेंगे तो बुक्स के साथ मैच हो जाएगा।
बट सेकेंड इश्यू वुड रिमेन दैट उसका जो टैक्स पार्ट है उसका आपको अभी तक उसका एडजस्टमेंट नहीं मिला। मतलब वो जो टैक्स आपका क्रेडिट नोट के कारण जो आपकी टैक्स है, टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होनी चाहिए, बट आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, नेगेटिव हम रिपोर्ट नहीं कर सकते, तो वो टैक्स का नुकसान अभी है। नवंबर 21 है, तो मेरे हिसाब से 2 साल के अंदर आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी फर्दर आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, यू कैन रिपोर्ट, यू कैन टेक द रिफंड ऑफ दैट क्रेडिट नोट। By mistake, B2C sales of the March 22 reported in GSTR1 of May 22. Okay, and tax is paid in May by GSTR3B. How to report in the GSTR9? Table 10 of GSTR9. That's it. The person is providing the service directly to the foreign company. It is export, as you said. Now my question is whether registration is taken from the first payment or any threshold. 20 लाख का लिमिट एप्लीकेबल होगा, 20 लाख सर्विस की बात करें अपना, हाँ सर्विस 20 लाख का लिमिट एप्लीकेबल होगा। Whether we can pay RCM on registered transporter or not. Whether we can pay RCM on registered transporter or if yes, then whether 3B turned red, whether manually taking ITC after being paid in the same month on. क्वेश्चन में 2-3 पार्ट है। पहला बात करता हूं, अगर आज की सिचुएशन की बात करूं तो अब सप्लायर के पास ऑप्शन है कि वो फॉरवर्ड चार्ज में जा सकता है, नहीं तो वो रिवर्स चार्ज में जाएगा। ये उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा अगर वो फॉरवर्ड चार्ज में जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टर का स्टेटस इज इमैटेरियल, वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, इट इज इमैटेरियल। अगर वो फॉरवर्ड चार्ज में नहीं जाता या अनरजिस्टर्ड है तो बीइंग ए रिसिपिएंट आई हैव टू पे द टैक्स अंडर आरसीएम। रेट वुड ऑलवेज बी 5% एंड उसका आईटीसी भी मिलेगा। 5% जो ब्लॉकेज ऑफ आईटीसी वो सप्लायर के लिए, ठीक है। तो मैं अगर बीइंग ए रिसिपिएंट हूं, मैं टैक्स आरसीएम में 5 पे करूंगा और उसकी आईटीसी भी लूंगा। सिर्फ ये देखना है कि सप्लायर ने तो जीएसटी चार्ज नहीं किया। Now the last question, Anshul Rana ji, turnover in the GST is increased due to the RCM, but it is not booked in the revenue in PL. As so whether we should report this in 9? नहीं। आप GSTR 9 की इंक्रीज कैसे करेंगे? आप अगर टेबल 4G में दिखाएंगे, GSTR 9 के टेबल 4G में दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन में रिड्यूस कर देता है टर्नओवर, वो काउंट नहीं करता। तो आरसीएम के कारण कभी भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड टर्नओवर इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। वेदर वी कैन पे द आरसीएम ऑन रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट और नॉट, आंसर इज गिवन। सुशील जी, टर्नओवर एज पर 3B and is 1.5 CR. However, as per 9 is 1.4 CR. Is GST and I refer to file with correct figure or to be ignored? Correct figure से फाइल कीजिए। कार डीलर सोइंग शोरूम इन द सेम। सुमित जी 2 क्वेश्चन और है, मैं राजेश जी के बाद में क्वेश्चन से स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन वुड बी ऑफ राजेश जी, मैं, ठीक है। During 21 we reverse ITC in 3B for B21 in the 9 picking figure 6A without adjustment of reversal, where to report? कैसे यार सर, ये रिवर्सल कैसे? पिकिंग द फिगर इन 6A विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ रिवर्सल, वेयर टू रिपोर्ट? सो 6A का बाइफरकेशन दोगे ना आप 6B to 6H में, वहां पे वो एक्सक्लूड कर देना, डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा 6IJ में, तो वो डिफरेंस रहने देना, लीव एज इट इज। थैंक यू फॉर योर, जस्ट ए फर्दर क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड। आईटीआर, देखो आईटीआर को मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, माफी चाहूंगा, उसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। बट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक्सीड 5 करोड़। नाउ इन 9C ऑडिटेड अकाउंट आर टू बी अटैच्ड बट नो बुक्स मेंटेन्ड बाय 40। सर मैं कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज इट्स समहाउ लिंक्ड टू द input income tax, so I'm extremely sorry for that. So Samit ji, over to you now. From my side I have completed from question also and everything. Over to you. सुमित जी, सी सुमित गर्ग जी, आप अनम्यूट है। सुमित जी, फ्रॉम माय साइड इट्स ओवर, आप अनम्यूट करें और कंक्लूड करते हैं सेशन। Your side, you have completed. Okay. Done. Correct. So I hope it is a wonderful session for each and everyone. And sir, just 2 minutes.
So everyone have enjoyed and a really wonderful session where so many queries has been discussed. मैं हमारे दूर दूर के पार्टिसिपेंट अमित गुप्ता जी जम्मू से ऑल ओवर इंडिया पार्टिसिपेंट मैं देख सकता हूँ, देख पा रहा हूँ. तो सबका धन्यवाद और स्पेशल थैंक्स टू अरुण जी फॉर गिविंग दिस वंडरफुल इनसाइट on GST latest amendment as well as the queries on the GST 9 or 9C. So it is time to conclude the session. Thank you. Thank you everyone. Thank you Arun ji. Thank you. Thank you. Thank you Praveen ji.